आई थिंक स्टार्टेड ना। हाँ रिकॉर्डिंग। ओके सर। तो सर चलो गुड मॉर्निंग। एक तरीके से रहे ना। सर चलो तो फिर हम लोग एकदम फिर आपको लगेगा क्या है ये तेरा चार्जर है हटा। वही मैं सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ मैं ही लगा के रखा। सर हर चीज में धोखा दे रहा है मेरे को। चार्जिंग स्टेशन है क्या ये? चार्ज हो गया सब। चार्जिंग स्टेशन है क्या ये? घर से चार्ज देंगे आना। सर ऐसा कौन करता है? ऐसा करता है ना। तब से सोच रहा हूँ कि मेरा लैपटॉप ही चार्ज हो रहा है, मेरे को पता ही नहीं है कि उसका लैपटॉप चार्ज हो रहा है। नहीं, मेरा ये लैपटॉप का बैटरी सपोर्ट अच्छा नहीं है, कभी भी बंद हो जाता है। अच्छा तो बेसिकली कल का ही कंटिन्यूएशन है सर, तो फिर ज्यादा और कुछ याद दिलाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग नेशनल इनकम में ऑलरेडी काफी सारे बात कर रहे थे, जस्ट एक ही रात निकला है और हम लोग फिर से बात करने स्टार्ट हो गए, एकदम फुल फ्लेज में चल रहा है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम का जो टॉपिक डिस्कस हुआ है कल तक वो है कि इसका इम्पोर्टेंस एंड कॉन्सेप्ट कि आखिर नेशनल इनकम क्यों जरूरत है कैलकुलेट करना। बेसिकली ये सरकार का एक सिस्टम है, वो देश का हिसाब रखता है, ठीक है। देश का हिसाब रखता है, देश का इनकम, देश का खर्चा, देश का रेवेन्यू कलेक्शंस और देश का उस पैसे का यूटिलाइजेशन कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पैसा, मॉर्निंग सर, कहाँ पैसा जा रहा है। इसका एक प्रॉपर हिसाब रखने का जो प्रोसेस है दिस इज नोन एज नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ठीक है। और इसका जो हिसाब रखने का जो तरीका है इसे हम लोग नॉर्मली दो चार पॉपुलर नाम से जानते हैं। उसके अंदर भी थोड़ा आपको इम्प्रोवाइजेशंस देखने को मिलता है, लाइक जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनएनआई एटसेट्रा, जीएनआई, ठीक है। तो ये सब जो तरीका है, यही सब तरीका के बारे में आज मैं बात करूंगा और साथ में कुछ कैलकुलेशंस क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करूंगा, जैसे एग्जाम लेवल में नॉर्मली नेशनल इनकम से पूछ सकता है, ठीक है। तो आज और इम्पोर्टेंस और कॉन्सेप्ट में बात ज्यादा नहीं करूंगा। हाँ, जहां पर अगर मुझे लगेगा कि यहाँ पर थोड़ा एग्जाम्पल्स देना चाहिए बस वहीं पर बोलूंगा, अदरवाइज थोड़ा क्वेश्चन आंसर एंड इस तरह से फॉर्मूला के ऊपर ही फोकस रहेगा, ठीक है। चलो ऑनलाइन में स्क्रीन शेयर है सर? यस सर। यस सर। अच्छा तो चलो थोड़ा सा पहले ना फॉर्मूलाज वगैरह को पढ़ते हैं, उसके बाद आते हैं। ये जीडीपी का जो डिटेल्स दिया है, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि है क्या। उसके बाद ये सब क्वेश्चंस जो दिख रहा है ये कैसे कैलकुलेट करते हैं गवर्नमेंट, और एज ए चार्टर्ड स्टूडेंट, एज ए सीएस या सीएमए स्टूडेंट्स आप लोग इसको किस तरह से, आपका क्या काम है वो भी आपको समझ में आ रहा है। बेसिकली आप लोगों से गवर्नमेंट का इतना उम्मीद है कि क्योंकि आप लोग फाइनेंशियल एरिया में ही एक्सपर्ट्स बनते हो तो आपको इकोनॉमिक्स का एक अच्छा सा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। आपको इकोनॉमिस्ट तो नहीं बनना है, ठीक है, लेकिन आपको फाइनेंशियल एरिया में ऐसा कोई जगह नहीं होना चाहिए जिसमें आपका ग्रिप ना हो, कि आप बिजनेसमैन का हिसाब संभालोगे, कंपनी का कॉर्पोरेट लेवल का हिसाब संभालोगे और आपको यही नहीं पता कि देश चलते कैसे हैं, देश का इकोनॉमिक्स कैसे फंक्शन करते हैं। तो ये इस तरह का नॉलेज लेके आप ज्यादा दूर तक कहीं चल नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसलिए आपको इकोनॉमिक्स के ऊपर अच्छे से ग्रिप होना जरूरी है सर। मैंने शायद आप लोगों को ग्रुप में शेयर भी किया, ये एक शॉर्ट में मेरा एक नोट्स है, इसको मैं आप लोगों को शेयर किया। ये जैसे यहाँ पर बोला है सर, मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम। आज थोड़ा सब डेफिनेशन वे में ही थोड़ा बातचीत करेंगे।
उनके एग्जाम में ये सब थोड़ा काम आता है। मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम का क्या मतलब है, कल तो जान ही चुके थे, फिर भी रिपीट कर रहे हैं। National income is the money value of all the final goods and services produced by a country during a period of 1 year. National income consists of a collection of different types of goods and services. ठीक है, कल मैं आपको कुछ डेटा शेयर कर रहा था ना क्लास में पढ़ाते पढ़ाते कि सर हमारा देश क्या क्या चीज बनाते हैं, है ना। जैसे मैं शायद आपको बता रहा था कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। देखो हम लोग का मेन मेन इंडस्ट्रीज क्या है, हम लोग टेक्सटाइल्स में अच्छा खासा काम करते हैं, ठीक है, केमिकल्स में काम करते हैं, फूड प्रोसेसिंग में काम करते हैं, स्टील प्रोडक्शन में अच्छे खासे काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट में काम करते हैं, सीमेंट, माइनिंग, पेट्रोलियम, मशीनरीज के अंदर मैंने मशीनरी भी कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर में हम लोग काफी अच्छे हैं, और फार्मास्यूटिकल्स मैंने हम लोग दवाई बनाते हैं, ठीक है, मेडिसिन बनाते हैं। और इसका फार्मास्यूटिकल्स का एक सबसे इंटरेस्टिंग जो एग्जाम्पल्स हम लोग रिसेंटली देखा है वो है, आप लोग बिलीव करोगे या ना भी करोगे वो अलग बात है, डेटा तो अवेलेबल हो जाता है सर, आप लोग रिसर्च कर लेना। आपको पता है कि कोविड पीरियड में इंडिया ने ड्यूरिंग दी कोविड माने कोविड के दौरान जो वैक्सीन वर्ल्ड वाइड जो डेवलप हो रहा था, वो वैक्सीन का प्रोडक्शन इंडिया में हुआ था। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजिकल हेल्प के लिए हम लोग ऑक्सफोर्ड का हेल्प ऑब्वियसली लिए थे, तो ऑक्सफोर्ड के हेल्प से इंडिया में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि ऑक्सफोर्ड इंडिया में वैक्सीन को बनाया, है ना, जिसको हम लोग दो वैक्सीन बहुत पॉपुलर हुआ था, एक कोवैक्सीन और एक कोविशील्ड। आई थिंक कोविशील्ड जो है वो इंडिया में बना था, ठीक है, और कोवैक्सीन भी इंडिया में बना था, बट कोविशील्ड स्टार्टिंग में ज्यादा बनाया गया था, और इंडिया में आई थिंक कुछ समथिंग उनका नाम है पूना वाला, मैंने हाँ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पूना वाला, है ना, पूना वाला जो था वो मतलब फाउंडर, हाँ वो बिजनेस, हाँ उस बिजनेस का फाउंडर था, बनाया उसने नहीं अकेला, उसका पूरा ये है, और ऑक्सफोर्ड के हेल्प से बनाया गया था। उसके बाद जो हुआ वो सबसे गजब है, इंडिया को तो वैक्सीन मिला ही था, इसके अलावा आसपास के जितने भी अंडर डेवलप कंट्रीज हैं, अफ्रीकन नेशंस, इवन ये जो चोंचलाबाजी करने वाले बांग्लादेश, ठीक है, ठीक है, औकात के बाहर काम बात कर रहे हैं ना, तो इनको थोड़ा सा सिखाना चाहिए, नहीं नहीं देना चाहिए था, फ्री में आधा रेट में वैक्सीन दिया गया, बड़ा बड़ा बात करता है ये लोग। मन तो करते ना सबको पकड़ पकड़ के मारा जाए और एकदम चुपचाप ए चुप रहे ऐसा करके, जो भी हो। तो अफ्रीकन नेशंस को, बांग्लादेश को हम लोगों ने दिया था, तो ये करने के लिए देश के अंदर उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, तभी हम लोग कर पाते हैं, है ना, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और इवन ड्यूरिंग दैट टाइम आप लोग ये भी बिलीव नहीं करोगे शायद कि क्योंकि फीवर का मैटर था कोविड में, तो सबको बुखार हो रहा था, तो अमेरिका तो इतना डेवलप नेशन है, अमेरिका के पास इतना मेडिसिन नहीं था, वो हम लोगों से पैरासीटामोल खरीदा था, और सारा का सारा पैरासीटामोल इंडिया ने अमेरिका को दिया था। तो जस्ट इमेजिन करो कि अमेरिका जैसे डेवलप नेशन इंडियन प्रोडक्शंस पे कितना भरोसा कर रहा है, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। अगर आज पैरासीटामोल ले रहे हैं, कल और भी हाई फाई दवाई लेंगे, ऑब्वियसली इंडियन मेडिसिन अमेरिकन या यूरोपियन वर्ल्ड के हिसाब से अभी भी एट पर नहीं है उनके हिसाब से, बट अब अगर पैरासीटामोल्स में ही वो लोग रेडी हो रहा है, वैक्सीन पे भरोसा कर रहा है, तो ऑब्वियसली अपकमिंग डेज में और भरोसा बढ़ेगा, और इंडिया ग्लोबल लेवल में अपना जगह बना लेगा। इवन पुतिन रशिया का लेटेस्ट में डिक्लेयर किया है कि इंडिया को सुपर पावर घोषित कर देना चाहिए, यानी सुपर पावर बनने के लिए जो जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो इंडिया के अंदर है। बस अगर यूरोप अमेरिका जैसे कंट्री इस बात को एग्री कर ले यूनाइटेड नेशंस में कि इंडिया एक सुपर पावर है, तो ये बात मान लेना चाहिए। सर हमें सर रॉ मटेरियल के लिए भी जैसे चाइना पे डिपेंड कर, हाँ सर ठीक है, वो हर कोई किसी न किसी के ऊपर थोड़ा बहुत डिपेंड करते हैं, थोड़ा और नहीं सर 90 तो बात नहीं समझ रहा है, कुछ ना कुछ चीजों पे हम लोग किसी ना किसी पे, चाइना भी किसी पे डिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है, ठीक है, कोई अकेला अकेला सारा चीज नहीं चला रहा। आई नो चाइना इज बेटर देन अस, ठीक है, अमेरिका, हम लोग अभी बहुत लोगों से बहुत पीछे हैं, लेकिन
इतना पीछे होने के बावजूद भी हम लोग अभी वर्ल्ड के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो चुके हैं। और जिस तरह का स्पीड चल रहा है, इस तरह से अगर चलता जाए अगला 20-25 साल में हम लोग वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन सकते हैं। मैंने यूएसए चाइना के बाद ही हम लोग का नाम आने का हाई चांसेस है, और हाई चांसेस मैंने ये बन के रहेगा, तुम लोग चेक कर लें। ठीक है, प्रॉब्लम है कहाँ, मैं बोल रहा हूँ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो होना भी चाहिए, प्रॉब्लम रहेगा तभी तो सोल्यूशंस निकलेगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि धीरे धीरे काफी डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, और मैं जस्ट आपको वही दिखा रहा हूँ कि ये जो चीजें बन रहा है, मैं ये क्यों दिखाने आया, ज्यादा कुछ नहीं, बस एक छोटा सा चीज बताने के लिए ये बात उठाया। ये जो यहाँ पर डेफिनेशंस था, डेफिनेशंस को पिक्चराइज करने के लिए। अब सिर्फ डेफिनेशंस कुछ चीजें टेक्स्ट में लिखा हुआ है, और टेक्स्ट लिखा हुआ चीज बोरिंग होता है। ठीक है, अगर थोड़ा सा इमेजिनेशन हो जाए कि आखिर टेक्स्ट में जो लिखा है अगर आप उसको फील कर सकते हो, तो मेरे हिसाब से मैटर बेहतर होगा। तो जैसे क्या बोला कि नेशनल इनकम इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में आपको कितना सारा गुड्स दिखाया, सर्विसेज के अंदर आपको आईटी सर्विस लाइक सॉफ्टवेयर सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, as well as banking etc, है ना, बैंक फाइनेंस, produced by a country during a period of 1 year। ठीक है, national income consists of a collection of different types of goods and services। समझे? तो इसको बोलते हैं नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम और कुछ भी नहीं, एक देश जितना प्रोडक्शन करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्टर्स में, उसका जब मनी वैल्यू में कन्वर्जन होता है, वही उस देश का नेशनल इनकम होता है। मैंने मार्केट वैल्यू निकाला जाता है कि ये चीज का मार्केट में क्या वैल्यू है, उसको जब टोटल किया जाएगा तो आ जाएगा कि ये हमारे देश का नेशनल इनकम हो रहा है। सर हम लोग और कर सकते हैं, कल भी ये सब चीजों में बात हुआ था, लेकिन प्रॉब्लम वही है, मेंटेलिटी का इश्यूज। कल बता रहे थे ना फॉरेन ब्रांड के बारे में, आप लोग ये लोग बता रहे थे, मैं क्या बोलूंगा, है ना, कि हम लोग बाहरी चीज को सोचते हैं कि बाहर का है इंडिया का ही। ठीक है, बस नाम का पहन लेते हैं, है ना, नाम में ऐसे तो फॉरेन नाम लगा तो ऐसा लगता है जैसे फॉरेन चीजें हैं, है नहीं सर। फॉरेन वाले भी हमारे यहाँ बनाते हैं और फिर बाहर जाके अपने कंट्रीज में बेचते हैं। ब्रिटिश आया ही था इस पर्पस के लिए, ब्रिटिश से पहले हमारे देश में आया था, सबसे फेमस थे वो लोग, ये पुर्तुगीज लोग। ठीक है, ये पुर्तगाल ब्रिटिश से पहले ज्यादा टॉप लेवल बिजनेस था। आज अगर तुम कभी भी ब्राजील या साउथ अमेरिका जाते हो, वहां पर सबसे ज्यादा पुर्तुगीज बोला जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पर अंग्रेजी कब चाहते हैं ना, क्योंकि हम लोग अंग्रेज का दास रहे हैं 200 साल। और ये ब्राजीलियंस और अर्जेंटीना ये सब लोग ना पुर्तगाल के अंडर में बहुत साल तक रहा। हमारे इंडिया में भी पुर्तगाल आया था, कहाँ है, गोवा। ठीक है, तो गोवा और उसके आसपास के एरिया में पुर्तगीज लोग अपना जगह बनाया था, लेकिन जिस हिसाब से ब्रिटिश लोग इधर दबदबा बना लिया, उस हिसाब से पुर्तगीज लोग दबदबा नहीं बना पाए। तो ये पुर्तगीज लोग जब फर्स्ट टाइम आए थे, तो पुर्तगीज का एक डिस्कवरर था, मैंने बेसिकली वो आगे आगे जाके डिस्कवर करके बोलता था कि कहाँ क्या आए, कहाँ, हाँ नाम बोलो, वास्को डा गामा। वेरी गुड। 1498 में वास्को डा गामा हमारे साउथ के एक पोर्ट है, उसका नाम था कालीकट। पॉइंट भी नोटेड, क्या नाम है, कालीकट। ठीक है, ये आज कालीकट नाम पे नहीं चलता, इसका भी नाम आई थिंक कालीकट का कुछ नया नाम बने, पुराना नाम है। ठीक है, नहीं तिरुवनंतपुरम थोड़ा और नीचे है, कालीकट वेस्टर्न कोस्ट में आता है। साइड नहीं रे, पुणे के नीचे है। अब मैप दिखाऊंगा, कोची, हाँ कोची नहीं, कोची नहीं, बहुत फेमस जगह है साउथ इंडिया का, कभी जाओगे ना। बहुत फेमस जगह है। इकोनॉमी भी बहुत स्ट्रांग है और बहुत ब्यूटीफुल भी जगह है, और उसका मेन कॉन्सेप्ट जो था उस वेस्टर्न कोस्ट का, वो आज भी इंडिया का सबसे बेस्ट माना जाता है वर्ल्ड का। दैट इज मसाला। ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ स्पाइसेस हम लोग यूज करते हैं, इसके खोज मिल गया था ये एरिया है सर, ये एरिया, ये पूरा वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच वाला एरिया, हाईली डाइवर्सिटी है मैंने सॉइल पे, और इतना सारा चीजें बनता है और जो बहुत ही कॉस्टली होते हैं, और ये दुनिया में बहुत ही कम जगह में पाया जाता है। तो ये मसाला वगैरह यहाँ पर बहुत अच्छे से, कोझिकोड याद आ गया, कोझिकोड, हाँ कोझिकोड बहुत ब्यूटीफुल है। आई एम नॉट जोकिंग सर, आप लोग बाद में रिसर्च कर लें। मैंने सिर्फ ब्यूटीफुल ही नहीं है, इकोनॉमिकली हाईली स्ट्रांग एरिया है, और कंपनीज, बिजनेस, सॉफ्टवेयर,
एग्रीकल्चर ईच एंड एवरी साइड मैंने मैटर्स में साउथ के मैक्सिमम जगह ही ऐसे हैं। मैंने कुछ लोग तो साइलेंटली मैंने अच्छे हैं, जैसे कि कोझिकोड है, कोयम्बटूर है, मेरा साइलेंट है, बट मैंने हम लोग नॉर्मली हैदराबाद बेंगलुरु ऐसे ही सुनते हैं ज्यादा इधर बैठ के। लेकिन तुम अगर कभी मौका मिलेगा जिंदगी में साउथ के एक एक शहर में जाओगे ना, एक्सप्लोर करोगे, तो मैंने क्या बेंगलोर भाई कोझिकोड जाके देख, क्या कोयम्बटूर जाके देख, ठीक है, तुम बिलीव नहीं कर पाएगा। मैंने इतना मैंने ब्यूटीफुल भी है, पढ़ा लिखा लोग है, इकोनॉमी स्ट्रांग है, तुमको जलन होगा अंदर से, होगा, गारंटी होना ही चाहिए। और साथ में स्पिरिचुअलिटी देख लेना, पढ़ा लिखा बंदा, हमारे यहाँ पर तो मंदिर जाने में शर्माते हैं, वहां पर सुबह हुआ ऑफिस जाने से पहले अपना जो भी रिचुअल्स है मंदिर में जाएगा, यहाँ से सादा तिलक मारेगा शिव जी का, ठीक है, तो छाई होता है ना भस्म, ठीक है, तो भस्म हाँ नहीं भस्म होता है, हाँ हम लोग यहाँ पर चंदन लगाते हैं, वो लोग भस्म लगाते हैं, शिव जी का नॉर्मली भस्म ही होते हैं, उसको ऐसे करके लगाएगा, साउथ इंडियन लोग बहुत लगाते हैं, वैसे करके ऑफिस जाएगा। अब ऑडी मर्सिडीज जो बोलो तो, बाइक साइकिल अपना अपना, लेकिन मेरा कहने का मतलब है अपने रूट के साथ इतना जुड़ा हुआ है, पढ़ाई लिखाई भी है। नॉर्मली हमारे यहाँ पर जो लोग नॉर्मली तिलक काटते हैं या फिर करते हैं, तो हम लोग यार पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, मजाक उड़ाते हैं। वहां पर ऐसा पूरा उल्टा है, दे आर हाईली स्पिरिचुअलिस्टिक, हाईली नॉलेजेबल, एवरीथिंग अपडेटेड, फर्क यही है। इसलिए जो लोग अपने रूट से जितना बिछड़ेगा वो लोग उतना पीछे ही जाएगा। पेड़ अगर जड़ से काटते जाए तो पेड़ बड़ा हो सकता है? कभी नहीं। प्रॉब्लम यही है कि हम लोग जड़ से अलग होना चाहते हैं, है ना। चलो छोड़ो। तो कालीकट का बात मैं क्यों कर रहा था, ये कालीकट या कोझिकोड जिसका एक्चुअल अभी का नाम है, कालीकट में जो पोर्ट था, इस पोर्ट में वास्को ड गामा पहुंच गया था ढूंढते ढूंढते, और फिर उसको मिला था यहाँ का संपदा, लाइक एग्रीकल्चरल जो भी चीज है, फ्लोरा फोना जो भी बोला। उसके बाद वो कालीकट के नाम पे, कालीकट एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया। कालीकट के नाम पे यूरोप में हर चीज बिकता था, मसाला से लेके कपड़ा से लेके ईच एंड एवरीथिंग। साउथ इंडियन सिल्क भी आज के डेट में बहुत फेमस है। इवन हमारे बंगाल में जो महिलाएं लोग पहनते हैं साड़ीज में, दुकान में जाके, हाँ हमें तो कांचीवरम चाहिए, है ना, हमें तो वो बैंगलोर सिल्क चाहिए, ऐसा करके बोलते हैं ना। तो इसमें तुम देखना 90% सिल्क का नाम जो भी लेता है वो साउथ इंडियन सिल्क का ही नाम लेते हैं। एक्चुअली कांजीवरम नहीं, कांचीपुरम, ठीक है। तो इस तरह से काफी सारी चीजें, बैंगलोर सिल्क भी बोलते हैं, बेंगलुरु, ठीक है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ नेम, मैं गिना के खत्म नहीं कर सकता, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि सिल्क से लेके मसाला ईच एंड एवरीथिंग अब ब्रांड बन गया कालीकट। अब जब बाद में, ये कब का बात कर रहा हूँ, अराउंड 1500, ठीक है, मुगल पीरियड है, मुगल अपना काम कर रहे हैं और ये लोग अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, मुगल का एंट्री होने वाला है और ये लोग अपना बिजनेस दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है। 1600 समथिंग में ब्रिटिश लोग आए। ब्रिटिश लोग आया कहाँ? हुगली में, कोलकाता में। कोलकाता में आने से पहले ये लोग अपने ही भाई दोस्त के पास ही आया था, चंदन नगर, फ्रेंच कॉलोनी में। फ्रेंच कॉलोनी में आके कुछ दिन रुका था, क्योंकि सेम कल्चर, खाना पीना मिल जाएगा यार, ठीक है, कि क्या खबर है नहीं है। फिर वो लोग वहीं पर फ्रांस के पास ही बसना चाहता था। चंदन नगर के पास में एक जगह है श्रीरामपुर, वहां पर डेनमार्क का कॉलोनी था, ठीक है। अब डेनमार्क उधर बसा हुआ है, चंदन नगर में फ्रांस लोग बसा हुआ है, तो ब्रिटिश बोल रहे हमें भी जगह चाहिए, कहाँ जाए। और कोलकाता में कालीघाट के कारण लोग आते थे, लेकिन क्योंकि कोलकाता गंगे के गैंजेस के इस पार था, तो एक्सप्लोर करना मुश्किल इसलिए हो रहा था बिकॉज काफी जंगल और नदी इतना चौड़ा जो है, पार करना पॉसिबल नहीं हो रहा था, और कोई ब्रिज वगैरह था नहीं, सब नाव से पार होता था। तो फिर उधर जगह नहीं मिला, तो ब्रिटिश को आखिर इधर आना पड़ा। तो इधर भी गांव काफी बड़ा था, तो ये लोग इधर आया, फिर इधर आके देखा भाई ये भी काफी बड़ा है, ठीक है, और तब बांग्लादेश बोल के कुछ था नहीं, ठीक है, तो पूरा इधर से लेके पूरा बांग्लादेश एकदम ओपन है। तो ये लोग देखो भाई हमको तो पूरा एकदम थेम्स मिल गया, मैंने गैंजेस इज इक्विवेलेंट टू थेम्स, थेम्स से 10 गुना बड़ा है गैंजेस, लेकिन उनको तो थेम्स मिल गया, थेम्स ही बोलते हैं ना उनका, थेम्स थेम्स हम लोग कहीं भी बोलते हैं थेम्स। तो ये लोग देख रहे थे इधर भी बहुत सारा चीज मिलता है। अब तुम एक खेल देखो, अब पोर्तुगाल को यूरोप में मात देने के लिए ब्रिटिश का दिमाग देखो। ब्रिटिश बोलता है कि ठीक है भाई चलो, हम भी प्रोडक्ट मिल गया बंगाल का, बंगाल मैंने बांग्लादेश, बंगाल पूरा एंटायर रीजियन, इधर भी हजारों एग्रीकल्चरल चीजें मिलता है,
बनाओ, इधर भी कपड़ा बनता है, सिल्क नहीं तो क्या है, तांत बनता है ना। और यहाँ पर मोस्लिन बोल के एक कपड़ा बनता था, वो भी सिल्क का। और उधर आसाम सभी थोड़ा बहुत इधर आ जाता था, आसाम सिल्क वगैरह सब मिला जुला के यहाँ का भी एक अलग ही मैटर है। ठीक है, कपड़ा था चिकन सर। चिकन, चिकन चिकन क्या होता है? चिकन कपड़ा आता है सर। चिकन, चिकन चिकन नहीं, चिकन, चिकन कारी बोलते हैं। हमारे तो चिकन बोलते वो बोलने के टाइम पे सबका अपना अपना टोन होता है, चलो ठीक है। अब तुम सुन लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब ब्रिटिश लोग कलकत्ता का नाम क्या रखा था? ऐसे कोलकाता तो नाम था इसका, कोलिकाता नाम था एक्चुअली, काली, काली काता, दिस इज द ओरिजिनल नेम ऑफ दिस एरिया। काली माँ से ही नाम है, लेकिन ब्रिटिश ने कुछ और सुना और प्रोनाउंस भी नहीं कर पाया, तो नाम दे दिया कलकत्ता। नाउ लुक एट दिस, कालीकट एंड कलकत्ता। आंखों में क्या दिख रहा है? ज्यादा कुछ फर्क नहीं आ रहा है। हम लोग जानते हैं, हम लोग के लिए फर्क है, यूरोपियंस को क्या समझ में आएगा? तो सेम ब्रांडिंग करके प्रोडक्ट पे, ठीक है, कालीकट का ब्रांड ऑलरेडी यूरोप में फेमस हो चुका था। अब कैलकाटा ब्रांड और कालीकट ब्रांड में उनको फर्क समझ में नहीं आ रहा था, तो ब्रिटिश ने यूरोप में जाके पुर्तगाल को उनके ही सिस्टम से उनको ही मात दिया। और तब धीरे धीरे पुर्तगीज का बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट था वो धीरे धीरे डाउन होने लगा और ब्रिटिश एम्पायर डेवलप होने लगा। तो ये महंगा था और ये बंगाल वाला सस्ता था, तो इसके वजह से। नहीं, सस्ता नहीं है, मार्केट बड़ा था, बंगाल का अपना प्रोडक्ट था, साउथ का अपना प्रोडक्ट था, लेकिन साउथ कालीकट ब्रांड ऑलरेडी यूरोप में फेमस था। लेकिन कौन सा? कैलिकट वाला ना ना, कॉस्टली का मैटर नहीं है, सभी अपने अपने जगह में रीजनेबल है। बंगाल वाला चीज भी रीजनेबल है, लेकिन तुम ब्रांडिंग का नाम का डुप्लीकेसी तो देखो। मैंने कालीकट और कैलकटा जब लिखा रहता है और ब्रिटिश के वहां पर भी, तो लोगों को समझ में नहीं आएगा भाई, ठीक है आसपास का ही जगह होगा या फिर सेम ही होगा। तो ब्रांडिंग डेवलपमेंट करके कॉपी हो गया एक तरह का, ठीक है, तो उसके ऊपर बेस करके ब्रिटिश का भी बिजनेस का नैया दौड़ना चालू, ठीक है। और उनका जीडीपी बढ़ता गया, इंग्लैंड का भी जीडीपी बढ़ा रहे, और हम लोग सोच रहे हैं इंडिया का जीडीपी बढ़ रहा है, भाई हमसे पूरा छीन के दे रहे हैं उनको, क्या जीडीपी बढ़ा पता नहीं, धीरे धीरे खत्म ही हुआ है। तुम अगर हिसाब लगाओगे ना, वर्ल्ड का हिस्ट्री में इकोनॉमिक पूरा डेटा है, मैं कभी आपको, मेरे को मिलेगा मैं आपको दिखाऊंगा। 1500 के बाद से, ये जब से ये फॉरेन इन्वेडर्स एंड फॉरेन बिजनेसमैन एंट्री करने चालू किया है हमारे देश में, और एक्चुअली हम उनको बुलाए नहीं है सर, वो आया कोई दोस्ती के आड़ पे, कोई मारने के आड़ पे आया, आने के बाद धीरे धीरे अप टू 1500 तक, मैंने अगर जीसस क्राइस्ट के जन्म से लेके 1500 सी तक अगर आप पूरा हिसाब देखो, इंडिया वर्ल्ड जीडीपी में लीड करता था। टोटल जीडीपी का 30% जीडीपी इंडिया अकेला बनाता था, फ्रॉम 1 सीई टू 1500 सीई। मजाक नहीं सर, इतना लंबा पीरियड यूरोप भी एंजॉय नहीं किया है। मैंने आज का जो यूरोप, डेवलप यूरोप है, ये हार्डली 400-500 साल हुआ है, और हम लोग ये चीजें डेवलप, ये एंजॉयमेंट किए हैं 1500 साल तक। वर्ल्ड का टोटल जीडीपी का पॉइंट बी नोटेड, मैं आपको बाद में दिखा दूंगा स्टैटिस्टिक्स, ये मेरा स्टैट नहीं है, वर्ल्ड बैंक का स्टैट है। वर्ल्ड का टोटल जीडीपी का 30% अकेला इंडिया बनाता था, सेकंड में चाइना ही होता। अब इसमें और एक चीज प्रूव हो रहा है, इंडिया छोटा हो गया है, चाइना अभी भी अपने एरिया में है और साथ में और बढ़ा लिया, ठीक है। इंडिया छोटा हो गया है, हमसे अफगानिस्तान टूट गया, हमसे पाकिस्तान टूट गया, हमसे बांग्लादेश टूट गया, हमसे म्यांमार टूट गया, ठीक है। इंडिया का जो ओरिजिनलिटी है वो टूट गया, जिसको हम लोग भारत वर्ष के नाम से जानते हैं। तो ऑब्वियसली डाउनफॉल ऑफ इंडिया का रीजन तो समझ में आ रहा है, पर चाइना का टेरिटरी वो दिन दिन बढ़ा जा रहा है, मंगोलिया का पार्ट छीन लिया, इंडिया का हिस्सा छीन रहा है, तिब्बत ऑलरेडी हड़प के रखा है, ठीक है। उधर पीछे साइड में उसका नॉर्थ साइड में तुर्कमेनिस्तान बोल के कंट्री, उसका भी एक एरिया छीन के रखा है। इधर नीचे हांगकांग के साथ प्रॉब्लम कर रहा है, वियतनाम के साथ, समझ रहे हो आप लोग। तो बेसिकली चाइना अपना टेरिटरी बढ़ा रहा है और इंडिया का टेरिटरी गिर गया है, ठीक है। अब चलो वो अलग रीजन है, लेकिन मेरा एक चीज यहाँ पर आप ध्यान से देखो, हिस्टोरिकली जो चीज हुआ था, हम लोग स्टॉक मार्केट जो लोग पढ़ते हैं उनको ना हम एक चीज सिखाते हैं कि हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ, इतिहास अपने आप को बार बार दोहराता है। मैं यहाँ पर स्टॉक मार्केट नहीं बोलूंगा, इकोनॉमिकल एंगल से
जो भारत और चाइना का रबरबा था, क्या तुमको वो फिर से दिखाई दे रहा है? दुनिया भर में फिर से भारत और चाइना का ही नाम बार बार आ रहा है। चाइना तो ऑलरेडी दिखा दिया, अब भारत रेस में थोड़ा पीछे है। अमेरिका डर किससे रहा है? चाइना से। और चाइना को काउंटर करने के लिए किसको हाथ साथ लेना चाहता है? दिस इज कॉल्ड जियो पॉलिटिक्स एंड दिस एवरीथिंग इज फॉर डेवलपमेंट ऑफ देयर नेशनल इनकम। अपने अपने स्वार्थ के कारण ही कर रहा है। अब भारत भी देखेगा, अपना डेवलपमेंट का पार्ट बनेगा, अपना जीडीपी का डेवलपमेंट होगा तो भारत भी हिस्सेदारी का हिसाब ले लेगा। अब डिपेंड करता है कि कितना अच्छा पॉलिटिशियंस है। बस बिकाऊ नहीं होना चाहिए और चमचा नहीं होना चाहिए। दो चीज पॉलिटिशियंस के अंदर नहीं होना चाहिए। बिकाऊ मेंटेलिटी वाला नहीं होना चाहिए और चमचा नहीं होना चाहिए। मैंने जैसा बोलेगा वैसा करेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना स्टैंड पॉइंट होना चाहिए। और बिकाऊ मैंने सिर्फ अपना गाड़ी वाड़ी, जैसे पाकिस्तान के नेता लोग कर रहे हैं, ठीक है, अपना गाड़ी वाड़ी बना रहे हैं और जनता जाए भाड़ में, ऐसा नहीं होना चाहिए। और पुराने भारत के लोग भी ऐसे ही होते हैं, ठीक है, अपना गाड़ी बाड़ी एकदम अपना घर बाड़ और अपने बच्चे लोग एकदम फॉरेन एजुकेशन और भारत के जनता जाए भाड़ में। सर एक बार कीपैड डेवलप हो गया सर, काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम बस प्रॉब्लम ही देखते रहो, मुझे तो प्रॉब्लम दिखाई नहीं देता है। कुछ लोग होते हैं सारा जीवन में प्रॉब्लम ही दिखता है। हमें प्रॉब्लम दिखता ही नहीं है। तो ऐसा नेगेटिव होना खराब बात नहीं है, नेगेटिव भी थोड़ा बहुत होना चाहिए। बट जिंदगी में अगर नेगेटिविटी को इतना जगह दे दोगे फिर पॉजिटिविटी को जगह दे मिलेगा ही नहीं। और अगर पॉजिटिविटी को जगह नहीं मिलेगा तो फिर अपना ना तो खुद आगे बढ़ पाओगे, देश तो बहुत दूर की बात है। मैं ये नहीं कहता कि नेगेटिव नहीं होता। अब मुझे बताओ, हम लोग रात और दिन में किसको ज्यादा एंजॉय करते हैं? जेन्युइनली बताना। दिन को ही एंजॉय करते हैं ऑब्वियसली। जितना भी काम हम लोग दिन को ही करते हैं, ठीक है। तो अगर रात और दिन के अंदर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रात नेगेटिव है, बट फिर भी रात के टाइम पे डर भी रात में ही लगता है, दिन में नहीं। तो काफी सारे मैटर में हम लोग रात को क्या बोल सकते हैं? नेगेटिव, ठीक है। तो इसलिए रात तो होते ही है, मैं कहाँ इग्नोर कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी दिन में होते ही ना, देखना जो लोग पागल भी होते हैं ना, रात को पागलपंती बढ़ता है, तबीयत खराब होता है, रात को ही तबीयत खराब होता है। और दिन होते ही वही बंदा थोड़ा बेटर फील करता है। इवन तुम्हारा तबीयत खराब हो और सारा रात अगर खराब लगता है, जैसे सूरज निकलने लगता है तुम देखना यू फील बेटर। कुछ तो बात है भाई। ऐसा लगता है कि रात बस निकल जाए। ऐसा लगता है कि रात बस निकल जाए, बहुत अच्छा बात, ठीक है। तो वो तो निकलेगा, नेगेटिविटी रहेगा वो निकल भी जाएगा, और पॉजिटिविटी को ही रहना है। अब आपकी चॉइस के ऊपर है सर, आप किसको तवज्जो करोगे या क्या बोलते हैं उसको, इंपॉर्टेंस दोगे, ठीक है। चलो छोड़ो सर, ज्ञान बहुत बांटते हो आप फालतू का। चलो, नेशनल इनकम इज द मनी मेजर ऑफ नेट वैल्यू ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। यही बात बोल बोल के थक गए। ऑफ एन इकोनॉमी ड्यूरिंग ए ईयर काउंटेड विदाउट डुप्लीकेशन। ये बात को ध्यान रखना, एक चीज दो बार काउंट नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में बहुत चीजें हैं, चलो आप लोगों के भाषा में ही समझा देता हूँ। अच्छा, हम लोगों के पास जो फोन होते हैं, देखो आपके पास भी होगा, फोन के अंदर बैटरी होते हैं, उस बैटरी का एक नाम होता है, क्या बोलते हैं उसको? लिथियम बैटरी बोलते हैं ना। अच्छा, ये बैटरी अलग से बनता है या फोन के साथ ही बनता है? अलग से बनता है फिर असेंबली। अलग से बनता है, वेरी गुड सर। तो अगर मैं मानो कि सपोज एक 20,000 का फोन है, ठीक है, एक मोबाइल फोन का प्राइस 20K, इसमें बैटरी का दाम अगर 5K है, तो ये 5K इंक्लूडेड इन द 20K। हेलो, क्योंकि जब मोबाइल वाले आपको मोबाइल बेचते हैं तो ये नहीं बोलते कि भाई बैटरी का दाम अलग करके बेचे, ऐसा तो नहीं बोलता। वो आपको मोबाइल बैटरी सब दाम ले लेते हैं। अब मानो आप नेशनल इनकम को काउंट कर रहे हो कि देश में कितना मोबाइल प्रोड्यूस हुआ है, जब तुम मोबाइल प्रोडक्शन का हिसाब कर रहे हो तो उसमें बैटरी का काउंट हो चुका है। लेकिन बैटरी अगर इंडिविजुअली भी बना है तो इंडिविजुअल लेवल में भी तो उसका एक बार काउंटिंग हो गया होगा। जो बैटरी मैन्युफैक्चरर है वो मोबाइल मैन्युफैक्चरर नहीं होते हैं,
मोबाइल मैन्युफैक्चरर अलग होते हैं, बैटरी मैन्युफैक्चरर अलग होते हैं। बैटरी मैन्युफैक्चरर से बैटरी लेके मोबाइल में डाल के वो मोबाइल को नॉर्मली बेचते हैं। अगर कोई बोलेगा नहीं सर कंपनी का अपना खुद का बैटरी का भी अपना है, वो दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। ठीक है, नॉर्मली अलग ही होते हैं क्योंकि सबका अपना अपना स्पेशलिटी होते हैं और कंपनी इसी तरह से चलता है। तो जब तुमने बैटरी प्रोड्यूस किया तो तुम 5,000 करके जितना बैटरी प्रोडक्शन किया, सपोज तुमने 1 करोड़ बैटरी प्रोड्यूस किया, तो 1 करोड़ इंटू 5,000 करके तुमने बोला कि मेरा इतना प्रोडक्शन हुआ बैटरी का। लेकिन यही बैटरी जब मोबाइल में लगा तो 20,000 करके वही बैटरी फिर से उसमें भी इंक्लूड है, मोबाइल तो है ही साथ में, बैटरी का दाम फिर से इंक्लूड हो गया। तो तुम एक बार मोबाइल में भी बैटरी को काउंट करोगे और बैटरी को भी बैटरी में काउंट करोगे, तो डुप्लीकेट नहीं हो गया? ये हो जाता है एरर ऑफ डबल काउंटिंग। जैसे ये सिर्फ बैटरी और मोबाइल का केस नहीं है, कार एंड टायर, टायर अलग से बनते हैं, टायर कंपनी भी अलग होते हैं, नाम भी बता दे रहा हूं आपको, एमआरएफ, सीएट, अपोलो, है ना, दीज आर दी फेमस टायर कंपनी। अब टायर कंपनी टायर बना रहा है, तो टायर कंपनी अपना डेटा दे रही है कि मैंने इस साल इतना करोड़ का टायर बनाया। अब वही टायर जब तुम्हारे गाड़ी में लगता है, अब तुम जो भी कार यूज करते हो, टाटा का हो, मारुति का हो, हुंडई का हो, वट एवर यू लाइक, ठीक है। अब टाटा का कार जब तुमको बेचा जा रहा है तो उसमें भी टायर लगा हुआ है। अब टाटा जब तुमको गाड़ी का दाम लेते हैं, क्या टायर का दाम को अलग करके लेते हैं क्या? ऐसे तो नहीं ना, कि नहीं वो टायर का दाम आप एमआरएफ को देके आओ, बाकी ये ऊपर वाला जो ढांचा है वो मेरे को, ऐसा तो नहीं होता। तो इसमें भी डबल काउंटिंग नहीं होना चाहिए। हम लोग इसको कैसे एलिमिनेट किया जाता है वो आगे आगे डिस्कस करेंगे। इसको वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं। ये जितना ऐड करना चाहिए उतना करो और पुराना में जो भी है उसको लेस कर दो, ठीक है, नहीं तो हिसाब गड़बड़ा जाएगा। इसलिए बोला है काउंटेड विदाउट डुप्लीकेशन। बात माथा में जा रहा है ना? ये ऑनलाइन में समझ में आया सबको? Yes, अस्मिता, sir. रोशन, बोझ Yes, अच्छे तो? sir. हाँ. अच्छा, तो आफ्टर हैविंग अलाउड, अच्छा यहाँ पर और एक बात क्या बोला, जो भी हिसाब लगाओगे डेप्रिसिएशन को यूज करना मत भूलना। जैसे एक चीजें बना है और बनने के टाइम पे मानो उसको बेचने में टाइम लग रहा है, मैंने प्रोडक्शन तो हो गया है, बट एसेट डेवलप होने के बाद एसेट अगर यूज भी थोड़ा बहुत हो रहा है या फिर अगर वो चुपचाप अपने जगह में ही पड़ा हुआ है, बिक नहीं रहा है, मानो गोडाउन में है। अगर मैं मोबाइल का ही बात करूं, चलो आप लोगों को मोबाइल समझ में ज्यादा आएगा। मानो आज एक मोबाइल बनाया गया, कोई भी एक ब्रांड का नाम बताओ, चलो आईफोन ले लेते हैं। आईफोन बनाया गया, से फॉर एग्जांपल 1 लाख पीसेस आईफोन बना, 1 लाख पीसेस। अब मानो इसमें से 10,000 पीसेस इन्वेंट्री में है, माने बाकी 90,000 बिक गया लेकिन 10,000 अभी भी स्टॉक में है। और ये 10,000 जो इन्वेंट्री या स्टॉक रह गया, ये 1 ईयर तक नहीं बिका या 2 ईयर तक नहीं बिका। अब 2 साल यूज नहीं हुआ है, एकदम फ्रेश माल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, गुड्स जो है वो एकदम फ्रेश है, 2 साल तक यूज नहीं हुआ। लेकिन 2 साल बाद आपने जब उसको बनाया था उस टाइम पे उसका जो वैल्यू है 2 साल बाद की सेम वैल्यू रहेगा? रहेगा नहीं। क्यों नहीं रहेगा? क्या मोबाइल तो फ्रेश है, मोबाइल एकदम फ्रेश है, न्यू है, कोई यूज नहीं हुआ है, तो उसका एसेट का ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है उसका, लेकिन फिर भी दाम क्यों कम हो जाएगा? जैसे हम लोग कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खरीदते हैं तो वो शॉप से रिकमेंड किया जाता है कि आप टाइम टाइम पे इसको यूज कीजिएगा वरना इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स डैमेज होना शुरू। अच्छा चलो मैं आपका पॉइंट को भी थोड़ा काउंटर करता हूँ, ऐसे जानबूझ के कर रहा हूँ। मान लो कि वो कर रहा है, माने यूज माने बेसिक चार्जिंग देना या फिर अपने दुकान में रख के उसको बेसिक मेंटेनेंस वो कर रहा है ताकि वो माने उसका फंक्शनैलिटीज जो है ऐसा कुछ गड़बड़ ना होता है, तो वो उतने का वो मेंटेन कर रहा है। लेकिन क्या फिर भी 2 साल बाद उसका दाम रहेगा सेम टू सेम? मानो अगर 1 लाख का फोन है तो क्या 1 लाख रहेगा कि 2 साल बाद दाम कम हो जाएगा? आप लोग सही तो बोल रहे हो, तो फिर रीजन क्या है? क्या गिर जाएगा? वेरी गुड सर, यही पॉइंट बताओ ना।
क्योंकि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो जाएगा। 2 साल में मार्केट में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो जाएगा तो आपका टेक्नोलॉजी डिटेरिएट हो जाएगा। इस चीज को हम लोग नेचुरल वेरिएंट ईयर भी बोलते हैं। वैल्यू क्यों गिरते हैं? 2 कारण से, यूज करके या फिर बेहतर चीज मार्केट में आ जाए तो मेरा वाला ओल्ड हो जाएगा। ओल्ड कॉन्सेप्ट में ओल्ड टेक्नोलॉजी, तो उसका वैल्यू गिर जाएगा। तो उस चीज को हम लोग नॉर्मली 2 कारण से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिप्रिसिएशन। यानी डिप्रिसिएशन दोनों तरीके से आते हैं। मेरा ऐसे डिप्रिशिएट 2 कारण से हो सकता है। एक, बेहतर टेक्नोलॉजी आ गया। मेनली जो होता है ऑब्वियसली जो तू बोल रहा था, यूज करते करते वैल्यू गिरना, यू आर राइट सर। तो यूज करते करते किसी भी चीज का एक क्षय तो होता ही है। क्षय समझते हो ना? বাংলাদেশে এটাকে ক্ষয় বলে। যে কোনো জিনিস ব্যবহার করতে করতে তার একটা ক্ষয়প্রাপ্ত তো হয়। যে কোনো জিনিস আমাদের শরীরও ব্যবহার করতে করতে ক্ষয় পায়, তাই কি পায় না? সবার ক্ষয় হয়, একদিন ক্ষইতে ক্ষইতে শেষ হয়ে যাও। बचा के रखो जितना भी है। सर सब कुछ टेम्पररी। एवरीथिंग इज टेम्पररी, नथिंग इज परमानेंट। इसलिए वो बोल रहा था कुछ देर पहले, सब माया है, माया के बाहर जाओ। देखो जा देखो। अच्छा, तू अलग लेवल में बात कर रहा है। तो आफ्टर हैविंग अलाउड फॉर डिप्रिसिएशन, तो जो भी हिसाब किताब होगा डिप्रिसिएशन को अलाउ करने के बाद ही होगा। माने एसेट जो भी हम लोग वैल्यू करेंगे उसका डिप्रिसिएशन का भी हिसाब रखेंगे। बोथ इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, माने सरकारी सेक्टर्स में भी जो बनेगा और प्राइवेट में भी जो बनेगा, सब कुछ। इन कंजम्पशंस एंड कंजम्पशंस एंड कैपिटल गुड्स सेक्टर्स, माने जो कैपिटल गुड्स माने मशीनरीज, कैपिटल गुड्स माने मशीनरीज, और कंजम्पशन गुड्स माने इसको डायरेक्टली खा लेते हैं। यानी खा लेते हैं इन द सेंस 3 चीजें यूज करने के लिए तैयार। हाँ, यूज करने के लिए, यूज करने के लिए तो कैपिटल गुड्स भी तैयार है। तो फिर कैपिटल गुड्स और कंजम्पशन तो कंज्यूमर जो डायरेक्ट कंजम्पशन होगा, जैसे कि फूड्स, क्लोथ्स एटसेट्रा। और कैपिटल गुड्स इज लाइक वेरी गुड सर। बाकी गुड्स को प्रोडक्शन के प्रोसेस में जो यूज होता है, जैसे कोई मशीन्स, रॉ मटेरियल भी यूज करते हैं। रॉ मटेरियल इज नॉट कैपिटल गुड्स। रॉ मटेरियल को हम लोग ये इन्वेंटरी गुड्स बोलते हैं, जिसको कैपिटल गुड्स नहीं बोल सकते। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कैपिटल गुड्स, माने कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे ये अकाउंटेंसी में भी पढ़ा जाता है। जैसे मानो तुम्हारा एक बड़ा सा मशीन्स है, या फिर मानो तुम जैसे मेरे यहाँ पर कैपिटल गुड्स क्या है? लैपटॉप इज माई कैपिटल गुड्स, टीवी इज माई कैपिटल गुड्स, ये टेबल्स कैपिटल गुड्स, आप लोग जो बेंच में बैठे हो कैपिटल गुड्स, क्योंकि मेरे को अपना कोचिंग को चलाने के लिए ये सब चीजों का यूज करना है। ठीक है, लेकिन हाँ, क्योंकि ये सर्विसेज है, इसमें इतना ज्यादा चीजें नहीं होता है। अगर तुम दुकान में देखो, दुकान में जो प्रोडक्ट्स होते हैं, दुकान का प्रोडक्ट कैपिटल गुड्स नहीं है, लेकिन दुकान का प्रोडक्ट बनाने के लिए जो बनाया गया है, सपोज एक मशीन है जिसमें तुम कुरकुरे का पैकेट बनाते हो, ठीक है, कुरकुरे का मशीन, कुरकुरे का मशीन, कुरकुरे का कैपिटल गुड्स है, और कुरकुरे जो है वो कंजम्पशन गुड्स है। समझ में आ रहा है सर? तो हिसाब दोनों का करना चाहिए, कैपिटल गुड्स का भी और कंजम्पशन गुड्स का भी। मैंने अल्टीमेटली मशीन भी तो कहीं ना कहीं बनाया जा रहा है, वो भी तो अपना जो बना रहा है वो गुड्स ही तो है, लेकिन जिस चीज से कोई और चीज का जन्म होता है उसे कैपिटल गुड्स बोलते हैं। जैसे माँ और उसका बच्चा, बच्चा रेवेन्यू है, माँ कैपिटल है। चलो छोड़ो, मैंने ये सब बोलने का मेरा मन तो नहीं होता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस तरह का कुछ बोल दिया जाए तो आप लोग शायद कभी भूलोगे नहीं, है ना? हाँ, ये भूलना नहीं चाहिए, मरने के टाइम पे भी याद होना चाहिए। सर, माँ बाबा को कैपिटल गुड्स बोला था, बच्चा को प्रोडक्ट बोला था। मरने के टाइम मर रहा है, कैपिटल गुड, रेवेन्यू गुड्स, गौरव, माँ कैपिटल बोल के मर, मरने के टाइम पे बोल के मर। हाँ ठीक है, मर रहे हैं। आई नो कैपिटल गुड्स, आई नो रेवेन्यू।
लेकिन हाँ, हमारे समाज में एक चीज है कि जो अभी रेवेन्यू के रूप में जन्म ले रहा है वो बाद में कैपिटल बन जाता है। इतना देरी में समझे, ये इसको अभी तक समझ में नहीं आया। तो मॉडर्न ट्यूबलाइट नहीं है, पुराना वाला है। जैसे बच्चा बड़ा होके फिर खुद का जिंदगी करता है। हाँ ऑब्वियसली ना, आज तुम बच्चे हो, कल तुम भी माँ बाप बनेगा ना, वैसा ही। नॉर्मल से बात समझ में नहीं आ रहा था तुमको। चलो फाइनली, चलो ठीक है। फाइनली थ्रोइंग इन द नेट गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। अच्छा, अब इसमें जो चीज देखना चाहिए, अब तुम देखना, ये जो भी पॉइंट्स हमने यहाँ पर लिखा है, आगे जाके जितना फॉर्मूलाज है वो सारे फॉर्मूलाज में ही पॉइंट को इधर उधर करके दिया। अब इतना सारा चीज कैलकुलेट करने के बाद फाइनली आता है नेट गेन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कंप्राइजिंग ऑफ गेन्स नॉट मेयरली फ्रॉम एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड बट आल्सो फ्रॉम कैपिटल लेंट और इन्वेस्टेड अब्रॉड। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पर 7 नंबर पॉइंट में ये बोला जा रहा है कि हम लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं, मैंने देश का चीज जब बना के विदेश में बेचते हैं, और देश का चीज बाहर का चीज जब विदेश से इंडिया में लेके आते हैं, इसको बंगाली में, अच्छे बंगाली में बोलते हैं रप्तानी एंड आमदनी। हिंदी में मोस्ट प्रोबेबली बोलते हैं निर्यात और आयात, ऐसा कुछ बोलते हैं। सही बोला? जो लोग हिंदी थोड़ा बहुत ज्यादा जानते हैं, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, बोलने लायक है, ठीक है, वो किताबी भाषा मेरे को कम आता है, नहीं जो है वो है। गूगल कर ले निर्यात और आयात, वो उसका हिंदी अच्छा है, वो हिंदी में पढ़ा है। नंदिनी को पूछ, नंदिनी बोल देगा। ये इसको भी बोलना चाहिए, परवेज को भी बोलना चाहिए। सही बोला ना, निर्यात आयात। तुम भी तो हिंदी में पढ़े होंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंग्लिश में बोलते हैं, मैं हिंदी पूछा। हिंदी में आयात बोलते हैं, ऐसा ही है। चलो अच्छा, जो भी हम बाहर से खरीद के लेके आते हैं और जो भी बाहर में बेचते हैं, ये तो है ही, ठीक है। जैसे हमारे भारत का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का हिसाब दिखा देते हैं, पिक्चराइज हो जाएगा। 776 23-24 का डेटा है, 776.68 बिलियन वैल्यू का प्रोडक्ट हम लोग बाहर को बेचे हैं, ठीक है, सेल किए हैं। और बाहर से लिए कितने? 854 बिलियन का प्रोडक्ट। 776 माइनस 854, डिफरेंस करो जल्दी से। हाँ 122 हो रहा है, इतना 76 कितना? 78 हाँ वही सोच रहे, 78 तो, अरे 894 के 776 बात चिंता, क्या हालत है, कितना? 78 बिलियन का क्या है, ज्यादा है कि कम है? कम है, डेफिसिट है। यही पैसा हम लोगों के पॉकेट से ही निकाला जाता है, या फिर सरकार को ये पैसा निकालने के लिए लोन लेना पड़ता है। 78 बिलियन का शॉर्टेज है हमारे देश में। इसलिए इंडिया, वर्ल्ड में दो तरह का इकोनॉमी होते हैं, एक होता है सरप्लस इकोनॉमी और एक होता है डेफिसिट इकोनॉमी। तो इंडिया का करंट जो पोजीशन है वो अभी भी डेफिसिट में ही है। शायद यही कारण है हम लोग सुपर पावर बनने का जगह में नहीं पहुंच पा रहे। तो सर, तो हम लोग रिजर्व करेंसी खरीदते कैसे? क्या रिजर्व करेंसी, मतलब रिजर्व करेंसी डॉलर को खरीदते कैसे? समझा? रिजर्व मतलब जो हम लोग खरीदते हैं ना सर, जैसे डॉलर खरीद के अपने अरे वो सिंपल चीज है, मैं समझ गया उसमें। खरीदने का कुछ नहीं है। तुम अगर बाहर का, जैसे मानो आज हमारे देश में जो भी चीजें हैं एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट करके हम नॉर्मली ज्यादा कमाते हैं, ठीक है। इंपोर्ट करने के टाइम पे हमें महंगाई से खरीदना पड़ता है। तो अगर तुम एक्सपोर्ट करोगे तो तुम्हारे देश में डॉलर आएगा, और जो डॉलर तुम्हारे पास बचेगा, एक्स्ट्रा बचेगा, जैसे मानो जो चीज इंडिया में तुम 10 टका में बेचते हो, वही चीज फॉरेन मार्केट में तुम कम से कम 10 गुना दाम पे बेच लेते हो। से फॉर एग्जाम्पल
आज इंडिया का कोई भी एक प्रोडक्ट का तुम दाम हिसाब लगाओ और वही चीज जब तुम फॉरेन में बेचते हो एक डॉलर में लगाओगे तो जो भी दाम होगा उसको इनटू डॉलर में कन्वर्ट करोगे। तो जब तुम एक्सपोर्ट करके मैंने बेचते हो तो उतना एक्स्ट्रा डॉलर का पैसा तुम्हारे देश पे आते हैं। इसमें तुम्हारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता है, फॉरेक्स ही इसमें तुम्हारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता है। चलो ये डेटा भी इधर है। हाँ वही वही बता रहा हूँ, फॉरेक्स रिजर्व माने जब तुम एक्स्ट्रा डॉलर कमाते हो, एक्स्ट्रा डॉलर माने सिंपल बात है तुम एक्सपोर्ट करके जो कमा के लेके आते हो उस पे तुम्हारा एक्स्ट्रा कमाई होता है। सपोज वो सर कैसे था? प्रॉफिट तो है ही, सपोज तू 10 का चीज 12 में बेच रहा है तो 10 का चीज 12 में बेचेगा, 10 तेरा कॉस्टिंग है, 12 तेरा सेलिंग प्राइस है, तो 2 टका तेरा प्रॉफिट है। लेकिन 2 टका का प्रोडक्ट तू जब बाहर बेचता है तो उसको तू डॉलर में कन्वर्ट करके बेचता है, क्योंकि हमारा नॉर्मली जब रुपीस के हिसाब से डॉलर का दाम जो है वो डॉलर महंगा है, रुपी सस्ता है। $1 का वैल्यूएशन है अप्रोक्स 84, ठीक है। और दिन पे दिन अभी थोड़ा और बढ़ ही रहा है, मैंने डॉलर महंगा हो रहा है, जब से ट्रम्प आया है डॉलर महंगा हो रहा है, रुपी वैल्यू गिर रहा है। लेकिन एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉइंट बी नोटेड, एक्सपोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से $1 का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, $1 का वैल्यू जितना ज्यादा होगा एक्सपोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू में, दैट इज गुड फॉर द कंट्री। क्योंकि पहले मानो 84 से पहले जब 83 था तो तुम $1 का प्रोडक्ट बेच के बाहर से 83 लाते थे। ऑब्वियसली तुम बाहर में जब भी बेचोगे महंगा बेचोगे, ठीक है। मतलब सर बाहर से हम लोगों के पास $1 आता है। बाहर से तुम्हारे पास $1 आएगा, लेकिन $1 के बदले 83 आता था। अब तुम 84 में खरीदोगे तो जितना $1 का वैल्यू, माने $1 का वैल्यू ज्यादा है, रुपीस का वैल्यू कम है। मैंने अगर $1 इक्वल्स टू 83 है, इसका मतलब है रूपी डेप्रिशिएट है, सॉरी रूपी एप्रिशिएट है, डॉलर डिप्रिशिएट है। फिर से समझाता हूं, अगर $1 का वैल्यू 83 है, चलो इसको 83 नहीं, इसको 80 समझो, ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में। आपको क्या लगता है कि $1 इक्वल्स टू 80 अच्छा है कि $1 इक्वल्स टू 84 अच्छा है? सर 54 अच्छा है, जब अगर हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं 84 अच्छा है सिर्फ तभी एक्सपोर्ट करने के टाइम पे, क्योंकि एक्सपोर्ट करके, एक सेकंड मेरे को कंप्लीट करने दे, एक्सपोर्ट करने के टाइम पे मैं 4 टका एक्स्ट्रा घर लाऊंगा, क्योंकि मैं बेचूंगा तो 4 टका मेरे को एक्स्ट्रा मिलेगा। लेकिन इंपोर्ट के टाइम पे गड़बड़ हो जाएगा, मेरे को 4 टका एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। लेकिन इसीलिए अगर मेरा इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है तो इसमें अगर $1 इक्वल्स टू 80 रहेगा तो दिस इज गुड फॉर अस, क्योंकि मेरे को बाहर से खरीद के कम पे करना पड़ेगा। इसके लिए 80 क्यों, ये अगर 40 में चला है और बढ़िया, 40 क्यों, अगर एकदम डॉलर के बराबर चला है तो और बढ़िया, इंपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जितना ज्यादा होगा उतना बढ़िया। तो अगर तुम्हारा कंट्री एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है तो तुम रुपी को डिप्रिशिएट करके डॉलर को अप्रिशिएट कर सकते हो। ये कई बार कंट्री खुद भी थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं, जितना जगह है उसके हिसाब से। वो इतना, अभी आप ये मत पूछो कि सर ये कैसे डिसाइड होते हैं, वो बहुत अलग हिसाब है, इसके अंदर अभी नहीं जा सकते, बट पहले तो इसके एप्लीकेशन तुम लोग समझो, ठीक है। अब जितना तुम बाहर का पैसा बाहर इंडिया में लाओगे उतना तुम्हारा फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा। इसलिए देखना जो लोग यहाँ पे, तुम लोग इसको सिंपल भाषा में समझो, अगर यहाँ से कोई बंदा अमेरिका काम करने जाते हैं तो सेम काम करने के लिए उसको अमेरिका में ज्यादा पैसा मिलता है, और जब वो इंडिया में आते हैं उसका इंडियन मनी के हिसाब से वो काफी इनकम करके आते हैं। जब लोग दुबई जाते हैं, दुबई का कमाई जब इंडिया में भेजते हैं वो काफी अच्छा लगता है वैल्यूएशंस में, है ना। क्यों? क्योंकि वो डॉलर में कन्वर्ट होकर भी आते हैं और उसमें आपका पैसा का जो ओवरऑल काउंटिंग है बढ़ जाता है। तो इंडिया भी जब एक कंट्री के हिसाब से बाहर से इनकम करके लाते हैं तो उसमें इंडिया का डॉलर का रिजर्व बढ़ते हैं, और ये रिजर्व ज्यादा होने से आपको एक सुविधा है, वो इंपोर्ट में आपका जितना डेफिसिट होता है ना, वो डेफिसिट का जो वैल्यूएशन है आप उसको एडजस्ट कर लेते हैं। मेरा क्वेश्चन ये था सर, जैसे कि अगर हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं और इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं तो हमारा रिजर्व करेंसी बढ़ने की जगह मैंने बढ़ रहा है, उसको घटना चाहिए। घटना नहीं चाहिए बाबू, हम एक्सपोर्ट करके थोड़ा ज्यादा कमा ले रहे हैं क्योंकि डॉलर एक्सचेंज वैल्यू के कारण, और इंपोर्ट भी हम लोग कम से कम 78 बिलियन के आसपास हमारा ओवरऑल डेफिसिट हो रहा है। हाँ डेफिसिट है, लेकिन जितना डेफिसिट है वो डेफिसिट का जो एक्स्ट्रा पैसा कमा रहे हैं ना, उस एक्स्ट्रा पैसे से वो एडजस्ट हो जाएगा जो फॉरेन रिजर्व है। कहाँ से फिर एक्स्ट्रा पैसा? क्यों, हम एक्सपोर्ट करके तो कमा रहे हैं, तो एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट का ओवरऑल वैल्यू कम है,
ठीक है, लेकिन एक्सपोर्ट करके तुम्हारे पास डॉलर तो आ रहा है, वो डॉलर तुम्हारे पास जमा होते जा रहे हैं। डॉलर जो तुम एक्स्ट्रा कमा के ले रहे हो वो तुम्हारे पास जमा होते जा रहे हैं, और जितना तुम्हारा रिजर्व, ये क्या बोलते हैं, रिजर्व बोलते हैं इसको, रिजर्व। ठीक है, और ये एक दिन का नहीं है, ये काफी दिनों से चले आ रहा रिजर्व है। आज इंडिया वर्ल्ड का 4th हाईएस्ट फॉरेन रिजर्व है, मजाक नहीं है। वर्ल्ड का 4th हाईएस्ट फॉरेन रिजर्व है इंडिया का। सर মানে যদি 704.85 বিলিয়ন থেকে যদি 78 বিলিয়ন মাইনাস করি না তাহলে 78 বিলিয়ন মাইনাস করার দরকার নেই, মানে ব্যাপারটা এরকম মাইনাস করতে হয় না। আমার কাছে রিজার্ভ আছে, তাহলে আমার কাছে যদি রিজার্ভ থাকে তাহলে ওই রিজার্ভটা থেকে আমার যে ডেফিসিটটা আছে আমি এটাকে ম্যানেজ করে নিতে পারছি। মানে আমাকে যদি ফার্দার ইম্পোর্ট আরো বাড়াতে হয় আমি ওই ইম্পোর্টটাকে ম্যানেজ করতে পারবো, তাতে আমার প্রফিট হবে না কিন্তু আমার ম্যানেজ হয়ে যাবে। मैं लॉस में नहीं चला जाऊंगा बट आई कैन मैनेज, बिकॉज मेरा एक्सपोर्ट तो है रे बाबा। लोन फिर भी लेना पड़ता है क्योंकि बात तो सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का नहीं है ना, देश का डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सारा चीजों का है। मतलब ये फॉरेक्स जो रिजर्व है ये हम अब तुमको मैं एक भाषा में समझा सकता हूँ। ये फॉरेक्स रिजर्व का सबसे बड़ा यूज ये है कि तेल का जो हम लोग को बाहर से लाना पड़ता है वो तेल लाने में सुविधा होता है। बाकी और दिमाग मत लगा, क्योंकि हम लोग को तेल बहुत बाहर से ही लाना पड़ता है, ये रिजर्व से हम लोग तेल का वो जो सब्सिडी मिल जाता है। बाकी तुम छोड़ दो, बाकी जो भी है जरूरत के हिसाब से। देश को भी बहुत डेवलपमेंट चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, ठीक है, और माथा मत करो। ज्यादा क्वेश्चन और नहीं लेंगे, ऐसे ही बहुत सारा चीज बताना है। तो फाइनली क्या बात निकल गया यार, एक्सपोर्ट इंपोर्ट निकल के आ गया। इसके साथ साथ और एक चीज है, कैपिटल लेंड और इन्वेस्टेड अपवर्ड। माने आप अगर बाहरी कंट्री में कुछ लोन दिए हो, और या फिर जैसे मानो हम लोग देते हैं, बांग्लादेश को देते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज को देते हैं, इवन हम लोग साउथ अमेरिकन कंट्रीज को भी देते हैं, हम लोग लोन प्रोवाइड करते हैं। ये एक तरह का सहायता भी बोल सकते हो, फाइनेंशियल हेल्प भी बोल सकते हो, और बदले में हमें इंटरेस्ट मिलता है। इसके साथ साथ हम लोग बाहर की कंट्री में इन्वेस्ट भी करते हैं, माने इंडियन मनी गोइंग टू आउटसाइड द कंट्री, और वहां से इन्वेस्ट करके हम लोग उस कंट्री से रिटर्न भी लेके आते हैं। ठीक है, तो ये सारा पैसा का हिसाब किताब करके तभी जाके एक देश का नेशनल इनकम का हिसाब होता है। ठीक है, अब आगे आगे और समय देखते जाओ, क्वेश्चन आंसर करेंगे तो तुमको और लेक्चर क्लैरिटी होगा। बट मैं आशा करता हूँ क्लैरिटी मिल रहा है, ठीक है, कि एक देश में क्या क्या चीजें हैं और उस देश का हिसाब किताब किस चीज पे टिका हुआ है, इतना तो पता लग रहा है। If the value of a meter of cloth is ₹20 and the total cloth produced is 100 meters, then the money value of cloth is ₹2,000. In this way, we can find out the value of other goods and services and the total value of all the goods and service produced during the 1 year. है ना? बेसिक कॉन्सेप्ट में जीडीपी जानना है, एनडीपी जानना है, जीएनपी जानना है, एनएनपी जानना है, पर्सनल इनकम के बारे में जानना है, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम के बारे में जानना है, रियल इनकम के बारे में जानना है। यहाँ पर एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक इनकम के बारे में बोला है, ये हम लोग कल एक बार आपको बता रहे थे, वो जब क्या नाम है उनका, केन्स, ये उनका ही दिया हुआ दान है। इसमें उनका 3 कॉन्सेप्ट है उसका, सेकंड सेक्टर इकोनॉमी, थर्ड सेक्टर इकोनॉमी और फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी। तो यहाँ पर एकदम हाईएस्ट वाला दे दिया। चलो एक बार 5 मिनट समझा देते हैं, एक आइडिया हो जाएगा। तो केन्स का भी एक आइडिया लेके आप लोग बढ़ जाओ। फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी, इकोनॉमी के 4 सेक्टर्स होते हैं। बहुत इजी है, मैं आपको इतना सारा बात जो कर रहा हूँ ये बात आपको अभी क्लियर हो जाएगा। 5 मिनट एकदम दिमाग लगा के बैठना, कोई क्वेश्चन नहीं लूंगा, चुपचाप सुनना, ड्राइंग पे मत जाना। ये हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड के अंदर कौन रहते हैं, फैमिलीज, ये फैमिली है, ठीक है, ये मेरी फैमिली। अच्छा है? क्या, चुप रहे। हाउस होल्ड एंड फार्म्स, जब से इस समाज व्यवस्था का जन्म हुआ है, कब से हुआ है वी डोंट नो, है ना, इतिहास अलग अलग बात करते हैं। अभी एक डिस्कवरी करता है तो फिर 2 साल बाद बोलता है नहीं ये पुराना नहीं, इससे भी पुराना है, ठीक है, इट्स ऑलवेज चेंजिंग। रिसेंटली एक सभ्यता मिला है
भारत में कहीं पर गुजरात के नीचे वो एक ऐसा सिचुएशन है ना, गुजरात के नीचे ऐसा ये वाला एरिया में एक सभ्यता मिला है, इसका कार्बन डेटिंग करके बोला है कि 10,000 BC। द्वारका नहीं, नॉट द्वारिका, समझ गए कुछ नाम दिया उसका, नाम दे ठीक है। बोलते हैं कि 10,000 BC कार्बन डेटिंग करके मिला है साइंटिस्ट को। यानी ये सब ये मोहनजोदाड़ो और इंदास वैली से भी पुराना, ठीक है। इंदास वैली सिविलाइजेशन जिसको हम लोग सिंधु सभ्यता या बोलते हैं ना, उससे भी पुराना। इंदस वैली 5,000 साल पुराना है, ठीक है। मैसूर का जो मिसर बने, मिसर जानते हो ना, नाइल रिवर, इजिप्ट, इजिप्ट का सभ्यता करीब 3,000 साल पुराना है, ऐसा बोला जाता है कार्बन डेटिंग करके, ठीक है। 3,000 3,500 और इसका बोला जा रहा है 10,000 BC। अब क्या पता सर कब से हैं, बोलते हैं कि वेद है 10,000 साल से भी पुराना। ये वेद जो हम लोग भारत का पॉपुलर एक धर्म ग्रंथ है, वो लोग बोलते हैं कि हिंदुओं का है, मैं ऐसा कोई नाम नहीं देता, ठीक है। मैं मानता हूँ कि एक देश का किताब है, देश के लोगों को जानना चाहिए, फालतू में आइडेंटिफाई है या इसको पढ़ना उसको पढ़ना है, गलत बात, ठीक है। तो पॉइंट इज कि जब से ये दुनिया का जन्म हुआ है तब से दो ही व्यवस्था ऑलवेज हुआ करता, एक हाउस होल्ड और एक माने कुछ लोग बिजनेस करता था और कुछ लोग घर पे रहता था। घर का ही मैं ये ड्राइंग क्यों किया मैं बताता हूँ। ये जो घर का बंदा है ना, यही एक्चुअली फार्म्स को डेवलप करता है। अरे कोई ना कोई हाउस होल्ड से कोई ना कोई निकाल के ही तो बिजनेस बनाएगा, क्या बिजनेस अलग से कोई एलियन आएगा क्या दूसरे ग्रह से? ऐसा होता है क्या कि नहीं, चांद से या सूरज से कोई निकल के आएगा या फिर कोई और प्लेनेट से निकल के आएगा, बृहस्पति से या कहीं से, यूरेनस से, नेपच्यून से, प्लूटो से आ रहे, जैसे वो पीके मूवी में दिखाया था, ठीक है। ऐसा आएगा तो वो फार्म बनाएगा और हाउस होल्ड के लोग जाके वहां पर काम करेगा, ऐसा तो नहीं है। हाउस होल्ड के अंदर ही किसी ना किसी हाउस होल्ड से कोई ना कोई अंबानी बम्बानी निकल जाते हैं और फिर वो क्या बनाते हैं, फार्म बनाते हैं। फिर फार्म प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, फार्म मानी बिजनेस, ठीक है। वो प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, हाउस होल्ड से खरीदते हैं। और जब और कोई नहीं था बीच में, तो ये दोनों माने फार्म और हाउस होल्ड, माने हाउस होल्ड का ही अंदर अलग अलग लोग अलग अलग बिजनेस करता था। तो उस टाइम पे क्या सिस्टम होता था, पार्टर इकोनॉमी। तुम्हारे पास चाल है, मेरे पास दाल है, तो चाल लेके आ मैं डाल देता हूँ। तेरे पास हाथी है, मेरे पास घोड़ा है, तो घोड़ा लेके आ मैं हाथी देता हूँ। इस तरह से पार्टर इकोनॉमी चलता था, ठीक है। तो ये हाउस होल्डर फार्म इकोनॉमिकल सिस्टम को अपने आप में ही जन्म दिया एज पर देयर इकोनॉमिक नीड्स, ठीक है। समय के साथ साथ डेवलपमेंट हुआ और इकोनॉमिक सिस्टम पे ये 2 सेक्टर सिस्टम डेवलप होके 3 सेक्टर्स में बदला। जब ये 3 सेक्टर्स में बदला तो बीच में जन्म हुआ गवर्नमेंट का। 3 सेक्टर्स में कौन आया, जन्म किया गवर्नमेंट, और 4th सेक्टर में जन्म हुआ फॉरेन नेशंस का, ठीक है। इस तरह से 2 सेक्टर से 3 सेक्टर, 3 सेक्टर से 4 सेक्टर का जन्म। अब तुम अगर पूरा साइकिल को एक बार समझो कि किस तरह से ये 4 सेक्टर इकोनॉमी काम कर रहा है। हाउस होल्ड से कोई ना कोई जाके फार्म में जा रहा है और फार्म बदले में, अच्छा यहाँ पर फार्म जो है वो जॉब भी क्रिएट करता है। आप लोग जो लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास अच्छे से पढ़े हो, दे ऑल नो दैट कि फार्म का अपना कुछ नहीं होता, हाउस होल्ड का ही होते हैं। तो ये फैक्टर इनपुट देते हैं। फैक्टर इनपुट क्या होता है बोलो? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। वेरी गुड सर। दुनिया में कोई भी चीज को बनाने के लिए 4 चीज के बिना चीजें बनता नहीं है। हम लोग माइक्रो में ये चीज पढ़ते हैं कि आपको लैंड चाहिए, आपको लेबर चाहिए, आपको कैपिटल चाहिए, आपको एंटरप्रेन्योर चाहिए, है ना, जिसको प्यार से बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, ऐसे कर, ठीक। मेरे से तो होता भी नहीं है ठीक से बोलना, जो भी। तो ये एंटरप्रेन्योर मैंने बेसिकली जो बिजनेसमैन बिजनेस करते हैं रिस्क उठा के। अब फैक्टर इनपुट्स में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप आया, और फार्म बदले में इनको क्या देगा, फैक्टर पेमेंट्स। लैंड के बदले क्या देगा, लेबर के बदले क्या देगा, कैपिटल के बदले, एंटरप्रेन्योरशिप के बदले हाउस होल्ड ने फैक्टर इनपुट दिया, फार्म ने बदले में फैक्टर पेमेंट किया, ठीक है। इसके बाद भी काम बाकी है। फार्म अभी क्या करेगा, ये इतना लोगों को काम, लैंड, लेबर, कैपिटल से फार्म ने बिजनेस बनाया। सपोज रिलायंस को ही दिमाग में सोच लो,
जिससे रिलायंस ने जमीन लिया उसको रिलायंस रेंट देते हैं, जिससे जितना सारा लोगों को काम दिया उसको रिलायंस वेजेस देते हैं, जिनसे रिलायंस कैपिटल लिया। अच्छा, कैपिटल डायरेक्टली किसी पब्लिक से तो नहीं लेता है आज के डेट में, सारे के सारे कैपिटल बैंकिंग सिस्टम में जाकर जमा हो जाता है। इसके लिए जन्म लेता है फाइनेंशियल मार्केट, और फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू से हम लोग सारे जाके कहाँ पर पैसा डालते हैं, बैंक्स में। फिर उस बैंक से रिलायंस हो या कोई भी अंबानी बम्बानी एनीवन, अरे गहरे नथु करे, ठीक है, हर कोई जाके उसी बैंक से पैसा उठाएगा एज पर देयर नीड एंड क्वालिटी या कैपेसिटी, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली बिजनेसमैन को पब्लिक का पैसा यूज करने का जगह देता है। हम बैंक में जाके पैसा जमा करेंगे और बदले में वही बैंक अपना बिजनेस करने के लिए बिजनेसमैन को लोन देंगे। लेकिन अगर हाउस होल्ड आके बैंक में पैसा जमा नहीं करेगा तो बिजनेसमैन को कहां से लोन मिलेगा। इसका भी बेटर कंडीशन अगर देखा जाए, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, ये सभी फाइनेंशियल मार्केट का ही और अपर वर्जन, रिस्की है बट अपर वर्जन। तो इस तरह से बैंक का जन्म होता है, फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए इक्विटी सेक्टर्स का जन्म होता है, शेयर मार्केट का जन्म होता है, म्यूचुअल फंड्स का जन्म होता है। तब जाके फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू से फार्म को क्या मिल जाता है, पब्लिक का पैसा, यानी हाउस होल्ड का पैसा। अब रिलायंस क्या करता है, रिलायंस प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट बना के ये प्रोडक्ट कौन खरीदते हैं, हाउस होल्ड ही खरीदते हैं। तो रिलायंस प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट बना के हाउस होल्ड को ही बेचा, या फिर आप ऐसे बोलो हाउस होल्ड ने ही पैसा बैंक में दिया था, फिर उसी बैंक के पैसे से फार्म ने बिजनेस किया था, फिर हाउस होल्ड फिर उसी बिजनेस का प्रोडक्ट खरीद रहा। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे ये सारा चीज सर्कुलेट हो गया। पैसा किसका है, तेरा है कि मेरा है कि उसका है कि उसका है, पैसा किसी का नहीं है, पैसा इकोनॉमी का है। जो अभी मेरे पास है वो मेरा है क्या, अभी तुम लोग को क्लास करा के जाऊंगा, घर पे बोलेगा कि कुछ जरूरत चीजें हैं खरीदने चला जाऊंगा, किसी और का हो जाएगा। माया मत किया कर। एक गाना आ गया याद, कबीर जी का, मत कर माया को अहंकार, सुना है? हाँ, मत कर माया को अहंकार, मत कर, कबीर का गाना है। हाँ कबीर का ही है। कबीर का। मत कर काया का अभिमान, काया माने शरीर, ठीक है, मत कर माया को अहंकार, मत कर काया का अभिमान। अभिमान, ठीक है, ये काया धूल हो जासी, क्या हो जासी, धूल ये हो गाना जासी। है सर, गाना है सर, सुनिए। सर दोहा से गाना बना है, तो मैं जो सुर दे रहा था वो गाना का ही सुर था, ठीक है। लेकिन कबीर जी का पहले वो कविता या दोहा है, फिर उसको बाद में अलग अलग लोग अपना अपना स्टाइल से, इसलिए पैसा कमाया करके कोई फायदा नहीं है क्योंकि पैसा तो इकोनॉमी का है। समझ में आया एकदम, कितना सुंदर कॉन्सेप्ट है। हाँ, तो ये फॉरेक्स जो है वो अलग चल आते आते। अब तुम फॉरेक्स में कैसे चला जा रहा है, सुनना, खत्म करने दे मेरे को। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, हाउस होल्ड, फार्म और फाइनेंशियल मार्केट, समझ में आया? अब यहाँ पर सरकार ना कबाब में हड्डी, क्या है, कबाब में हड्डी। क्यों हड्डी में बता रहा हूं, और ये हड्डी की जरूरत भी है। हाउस होल्ड फार्म में काम कर रहा है, जो भी कमा रहा है सरकार को टैक्स भर रहा है, किसके नाम पे, इनकम टैक्स के नाम पे। फार्म भी बिजनेस कर रहा है, हाउस होल्ड को बेच के कुछ ना कुछ कमा रहा है, बदले में टैक्स भर रहा है, किसके नाम पे, कॉर्पोरेट टैक्स एज वेल एज जीएसटी। वेरी गुड सर। तो ये दोनों का टैक्स लेके सरकार रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं और उस रेवेन्यू से वो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, सिक्योरिटी देते हैं, दलाली खाते हैं, दलाल का काम करते हैं। फिर वहां से वही बोला और क्या बोलेंगे, वही करते ही है एक्चुअली। दलाली तो करते हैं, इससे खाया, इसका खाया, बीच में मीडिएटर ही तो है। दलाल क्या होता है, मीडिएटर ना, तो सरकार और क्या, मीडिएटर नहीं तो सही।
फील करो तो समझ में आएगा। आप किसी को जाके बोल मत देना सरकार दलाल है। नहीं बोलते हैं सर। हाँ बोलना मत, फालतू में फिर मेरा नाम खराब होगा। सुनो, नहीं। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बात किया। हाँ कुछ बातें सीक्रेट ही रहने। तो सरकार का इस्तेमाल समझ में आ गया। अब बीच में थोड़ा सा जब डेवलपमेंट करना है या फिर क्या होता है ना, एक कंट्री अपने आप में थोड़ा सीमित हो जाता है, लिमिटेशन आ जाता है, अपने आप को खोलना पड़ता है। ठीक है, कंट्री को ओपन करना पड़ता है, क्योंकि तुम अपने आप में अगर सिकुड़ जाओगे, अपने ही अंदर रहोगे, तो फिर बढ़ नहीं पाओगे। लेन देन करना है किस चीज का? गुड्स एंड सर्विसेज का। तुम्हारे पास जो एक्स्ट्रा है वो किसी और को दो, जो दूसरे के पास एक्स्ट्रा है वो दूसरों से लो। सर अगर मेरे पास कुछ है ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पास कुछ देने लायक नहीं है। आप ये बोलो कि आपका दिल नहीं है या दिमाग भी नहीं है। आगे नहीं। या तो दिल तो है ही नहीं, दिमाग भी नहीं है साथ में। दिल दिमाग दोनों होना चाहिए, क्योंकि कोई बड़ा काम करने के लिए जिगरा भी चाहिए और दिमाग में सोचने का दम भी चाहिए, तब जाके आप कुछ बड़ा काम कर सकते हो। जो भी कंट्री आज भी बहुत ज्यादा लिमिटेड चिंता में साथ चल रहा है ना, वो बढ़ नहीं पा रहा। और जो कंट्री अपने आप को ओपन भी किया है और चिंता को बढ़ाया है, वो धीरे धीरे ग्रो कर पाते हैं। देखो भाई, जो रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है वो रिसोर्सेज तुमको बाहर से लाना पड़ेगा, और तुम्हारे पास जो एक्स्ट्रा हो रहा है जिसको बेच के तुम कमा सकते हो, तो तुम बाहर को बेचो। एंड वी नो दैट दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज एक्सपोर्ट इंपोर्ट। आज शुरू में इसी में बातचीत ज्यादा हुआ है। ठीक है, अब हाउस होल्ड भी बाहर से चीजें खरीदते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, और फार्म भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, और बदले में सरकार को क्या हो जाता है, फाइनेंशियल मार्केट में सुविधा हो जाता है, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके आपका जो डॉलर में इनकम होता है वो अल्टीमेटली फाइनेंशियल मार्केट के लिए एक बूस्ट हो जाते हैं। मैंने सरकार हर जगह से दलाली खा रहे हैं। आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करोगे, सरकार ड्यूटी खाता है, इसको हम लोग कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। तो सरकार हर तरह से खाएगा। एक्सपोर्ट ड्यूटी सर वो क्या होगा? एक्सपोर्ट ड्यूटी भी होता है, तुम बाहर बेचोगे तो कभी कभी उसमें भी टैक्स लगाते हैं। नॉर्मली एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगाता नहीं है, बट अगर सरकार को ऐसा लगता है कि हमें कोई प्रोडक्ट बाहर देना नहीं है, लेकिन मुंह पे ना नहीं बोल सकते। टैरिफ क्या होता है? वही टैरिफ उसी को बोलते हैं, टैक्स रेट को टैरिफ बोलते हैं। मुंह पे ना नहीं बोल सकते। मैंने मानो हम चाइना को कुछ चीजें बेचना नहीं चाहते, जैसे अभी रिसेंटली अमेरिका ने ट्रम्प आते ही बोला है कि चाइना के प्रोडक्ट पे एक्सपोर्ट पे 60% टैरिफ लगाएगा। मैंने अगर जो भी प्रोडक्ट है उस पे 100 रुपया का प्रोडक्ट पे 60% अगर टैरिफ लगा देगा, तो प्रोडक्ट का दाम 60% में बढ़ जाएगा। तो अगर 60% में प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, तो उससे अच्छा अमेरिका का लोग अमेरिका का ही प्रोडक्ट खरीदे, चाइना का प्रोडक्ट क्यों खरीदे? क्योंकि लोग चाइना का प्रोडक्ट इसलिए खरीदना चाहता था क्योंकि वो अमेरिकन मार्केट में सस्ता होता था। अब वो सस्ता ही नहीं रहेगा तो फिर लोग खरीदेगा नहीं। लेकिन हम चाइना को बोलेंगे नहीं कि हम तुमसे बिजनेस नहीं करें, सीधा नहीं बोलते, ये घुमा के दिखाने का एक तरीका। तुम डायरेक्टली, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से ओपन मार्केट है, इस मार्केट में तुम ये नहीं बोल सकते कि हम तुमको नहीं बेचेंगे, तुमको नहीं बेचेंगे, तुमसे नहीं लेंगे। वो जैसे बचपन वाला होता था ना, तो सारे कौता बोल ना आड़ी, ऐसे बात बात में आड़ी, बात बात में झगड़ा नहीं कर सकते। थोड़ा डिप्लोमेट होना पड़ता है। आड़ी नहीं समझते? अरे जिसको कट्टी बोलते हैं, बंगाली में बोलते हैं आड़ी। मेरे को आता है, सब आता है। ठीक है, तुमसे कट्टी ऐसा नहीं कर सकते। कट्टी का ही होता है ना। ये सिंबल सबका सेम है, चाहे असम हो या बंगाल हो या बिहार। ठीक है, बस भाषा थोड़ा अलग है, सिंबल तो एक ही। ये आड़ी है और ये भाव है। अरे तो चुप रहे, तुम लोग को सब ये सब विदेशी चीज ही पसंद आता है। जाओ फालतू चीज। समझ गए सर? फोर्थ सेक्टर कैसे बना? आगे कभी पूछना भी मत। ठीक है, अब पूरा दिमाग में रखना। तो पैसा किसी का नहीं होता है, इससे जाता है, उससे आता है, उससे आता है, उससे जाता है। ठीक है, अब आपके दिमाग और आपके हुनर के ऊपर है कि आप इस सर्कुलर में से कितना कमा सकते हैं। एक कहावत होता था कि बोलता था कि हमारे देश में सबसे रिच सिटी कौन सा है? सिटी मुंबई। सिटी मुंबई।
सबने बोला, वेरी गुड सर। एक कहावत था एक समय में कि मुंबई में पैसा उड़ता है, आपको पकड़ना आना चाहिए। ऐसा ही बोला जाता है कि मुंबई में पैसा उड़ता है, आपको पकड़ना आना चाहिए। तो मैं सोचता था कि मुंबई में पैसा ऐसे ही बचपन में जब बात करता था तो सोचता अच्छा उड़ता है पकड़ तो लेंगे। और मैं क्रिकेट खेलता था, कैश तो ऐसे ही ले लेता यार, थोड़ा बहुत तो पैसा भी ले लेंगे। मेरे को पता ही नहीं था कि उड़ने का क्या मतलब था। उड़ने का मतलब ये है कि मुंबई का ये जो सेक्टर सिस्टम है, ये जो सर्कुलेशन है, ये बहुत स्मूथ है। सर अपॉर्चुनिटी हमें लेना हाँ मैंने ये जो सर्कुलेशन है ये काफी स्मूथ है कंपेयर टू एनी अदर सिटी इन इंडिया। परचेजिंग पावर वो ज्यादा है। फ्लो अच्छा है, इसलिए कुछ ना कुछ मिल जाएगा, बस आपके अंदर वो हुनर होना चाहिए कि कैसे करो। एनी काइंड ऑफ स्किल्स यू हैव टू नो, समझे। समझ त्रिवेणी नहीं कि सारा पैसा मुंबई में ही, तो मुंबई मत चले जाओ। चाय का दुकान डेली तो 50-60 का पता ही होगा हाँ कमा लेता है। मुंबई में। हमको बड़ा एक स्टैंडर्ड चाय का दुकानदार है। मुंबई में 60,000 कमा के जो लिविंग स्टैंडर्ड मिलता है उससे अच्छा कोलकाता में 20-30 हजार कमा के उससे बेटर लिविंग स्टैंडर्ड मिलता है। आप तुम देखो तुम क्या करना है। वहाँ पे सर तो नॉर्मल इनकम के साइड से सही बोला तुमने। छुट्टी का जो सर रेंट है ना सर वो 20,000 का रेंट। आई नो। हम लोग यहाँ पे 20 रुपए का भी चाय हाँ मिलता है, है। कोलकाता जबरदस्ती सस्ता है। तो मुंबई में तो 10 के नीचे चाय नहीं मिल रहा है। अच्छा आगे बढ़े सर। सर्कुलर फ्लो क्लियर हो गया। मैंने ये केंशियन कॉन्सेप्ट का जो सेकंड थर्ड फोर्थ वाला दिया हुआ है ना किताब के अंदर, केंशियन का ये वाला दिखा देते हैं आप लोगों को बुक से भी। ये के मैट में देखना, ये देखो टू फैक्टर, ठीक है। ये थोड़ा और नीचे आओ, थ्री फैक्टर्स, और लास्ट में जाओ। और दिया ही नहीं क्या, और ये लोग दिया ही नहीं, बौखला गया है। तो ओहो, मैं बौखला गया। फोर सेक्टर, ठीक है। मैं देखा नहीं, फोर है, ठीक है। तो एक है तो कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, एक ही चीज है, बस थोड़ा लिखा। तो यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा प्रेजेंटेशन, यहाँ पर मैंने जो प्रेजेंटेशन दिया कहाँ गया, लो, इसमें है ना, सेम ही है। यहाँ पर सीधा सीधा कुछ पॉइंट वहां पर थोड़ा ज्यादा लिखा गया, जैसे सरकार सब्सिडी देता है, वो बात यहाँ पर लिखा नहीं। वहां पर वो दिखाया कि सरकार सब्सिडी भी देता है, मैंने सिर्फ टैक्स ही नहीं खाता, सरकार बिजनेस करने के लिए आपको थोड़ा सब्सिडी भी भरेगा। जैसे एक जमाने तक एलपीजी सिलेंडर में सब्सिडी देता था, इवन आज भी गांव गांव में एलपीजी के लिए काफी पैसा बांटते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के लिए गांव साइड में काफी छूट है, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी आज तक नहीं पहुंचा है। हाँ दिल्ली में भी देता है, पानी फ्री करता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्री करता है, और फ्री के इकोनॉमी में सब वोट देता है ना, समझ रहे हो। दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। सभी बुझते पारছে तो। देखो मैं एकदम किताबी स्टाइल में नहीं चल रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा ओवरव्यू कॉन्सेप्ट में बताते हुए चलो। मैंने ओवरव्यू इन द सेंस कि हर चीज को मैं पूरा नेशनल इनकम को ये एक मैंने पूरा पूरी लेके चल रहा हूँ, ठीक है। इसलिए शायद हो सकता है कि आप एकदम ऐसे सर किताब में ऐसा था वैसे बोल देते, बात वही चल रहा है, बट मैं थोड़ा सा जैसे जो पॉइंट सामने आ रहे हैं बोलकर। जीडीपी के बारे में बोला, जीडीपी क्या है आपको मैं पहले ही बोला था, नेशनल इनकम और जीडीपी में फर्क कुछ नहीं है। जीडीपी इज ए पैरामीटर ऑफ नेशनल इनकम। माने नेशनल इनकम को बोलने का बहुत सारा भाषा है। जीडीपी इज नेशनल इनकम, एनडीपी इज ऑल्सो नेशनल इनकम, सभी नेशनल है, बस उसमें थोड़ा फर्क होता है। अब देखो मैं आपको फॉर्मूला सिखाऊंगा, अभी क्लियर होगा। जीडीपी इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। मैंने ये सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी माने इंडिया के जो टेरिटरी है उसके अंदर जो बनेगा उसी का हिसाब करेगा, फॉरेन कंट्रीज का हिसाब किताब नहीं करेगा। डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स भारत का जो पॉलिटिकल फ्रंटियर है, मैंने भारत का जो पॉलिटिकल फ्रंटियर मैंने जो भारत का पॉलिटिकल मैप है, ठीक है, इंक्लूडिंग इसका टेरिटोरियल वाटर, ठीक है। माने समझाने के लिए 2 सेकंड बता सकता हूं, अंडमान तो टेरिटरी है। एक्चुअली क्या होता है, हमें लगता है ये चीज में नॉर्मली आप लोग आओ
इनकम टैक्स में पढ़ाऊंगा, जीएसटी में पढ़ाऊंगा। नॉर्मली हम लोगों को क्या लगता है कि जितना मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, समझे सर बात को, कि बंगाल को अलग कर ममता दीदी का इच्छा पूरा हो जाए। ये जितना आपको टेरिटरी दिख रहा, ठीक है, आपको लगता है यही भारत है? अच्छा चलो इसको भी ले लेते हैं। चलो आपको लगता है यही भारत है? अच्छा इधर भी एक है, दिख नहीं रहा है, लाक्षाद्वीप। लाक्षाद्वीप है, लाक्षाद्वीप। अच्छा, चलो ये जहां जहां मैंने सर्कल किया या डॉट दिया वो भारत है। क्या इसके बाहर भी भारत हो सकता है? कहाँ? हाँ कितना? अच्छा, 30 किलोमीटर, 200 नॉटिकल माइल, 200, 200 नॉटिकल माइल्स। एक नॉटिकल माइल इक्वल्स टू 1.85 कुछ किलोमीटर होते हैं, 185 एटसेट्रा। 200 नॉटिकल माइल तक भारत का कंप्लीट टेरिटरी होता है। इंटरनेशनल वाटर से इंटरनेशनल वाटर उसके बाद आता है, हाँ। ठीक है। अगर ऐसा होता तो फिर पुरी के समुद्र में नहाने जाओगे, फॉरेनर आके उठा के लेके चला जाएगा, ठीक है। पुरी छोड़ो, दीघा में जाओगे, ये दीघा है, यहाँ पर दीघा, ठीक है, यहाँ पर पुरी, ठीक है, तुम समुद्र में उतरे क्या फॉरेन है क्या? ठीक है ठीक है। इंटरनेशनल टेरिटरी 200 नॉटिकल माइल के बाद आता है। बे ऑफ बेंगल যদি দুয়াটে ট্রেন যাই তাহলে এটা ওটা भारत। उसके बाद भी होता है कस्टम वाटर। कस्टम वाटर माने जहां तक हमारा जहाज वगैरह आ सकता है, उसके बाद भी एक एरिया रहता है, उसे कहते हैं इंडियन इकोनॉमिक टेरिटोरियल वाटर। माने बेसिकली अगर उस एरिया में कुछ मिलता है, लाइक कुछ एक्सप्लोरेशन ऑयल वगैरह मिलता है, तो पहले उस पर भारत का हक होता है, लेकिन वो प्योरली इंडिया नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो होते हैं उसे हाई सी कहते हैं। बे ऑफ बंगाल में तो मैक्सिमम भारत का ही कब्जा में हो जाता है, बट अगर तुम इंटरनेशनल ओशियंस में, लाइक इंडियन ओशियंस में देखो या अरेबियन सी में देखो, तो एक सर्टेन एरिया के बाद मानो भारत है, उसके बाद वो भारत नहीं है, वो फिर इंटरनेशनल ओशियन का पार्ट बन जाएगा। उसमें इंटरनेशनल इंटरपोल का पुलिस उसमें कब्जा करता है। तो भारत माने सिर्फ भारत का टेरिटरी, माने सिर्फ ये जो पॉलिटिकल मैप है वो नहीं है, इवन पानी का भी एक बहुत बड़ा एरिया है जो भारत का ही होता है। उसका आसमान भी भारत का, उसका पानी भी भारत का, पानी का नीचे वाला हिस्सा भी भारत का। इसलिए जब आप स्कूबा डाइविंग करते हो, कोई फॉरेनर आके आपको उठा के नहीं लेके जाएगा। मोदी जी भी गए थे ना द्वारिका में स्कूबा डाइविंग करके, और आप अंडमान वगैरह में जाओगे, लाक्षाद्वीप में जाओगे, आपको स्कूबा डाइविंग करने के लिए जाएगा, लेके जाएगा आपको, मछली आपके सामने से तैरेगा, दिखेगा आपको, ठीक है। तो पानी हमारा है बोल के ही जा सकते हो, नहीं तो कैसे जाओगे? जिंदगी में कौन सी चीज पे रिस्क नहीं है रे बाबू? ये जो हम अभी बैठे हैं, रिस्क नहीं है? हाँ? अभी मान के बैठे हैं, पंखा गिर गया, 8 को 1 आ गया, लैपटॉप बैटरी फट गया, कुछ भी हो सकता है जिंदगी में। अभी यहाँ से चल के बाहर निकल गए, गाड़ी अगर ठोक के मार देकर चला गया, या फिर हो सकता है एक ऐसा 8 को 1 आ गया, वो बीच वाला बेंच से एक तरफ हो गया, हम लोग एक तरफ हो गए, बीच में पानी, अफ्रीका टूट रहा है कीप इट सिंपल। लाइफ में बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है, ज्यादा सोच मत। ऐसे हम लोग सोचते बहुत है, बट ट्राई टू सिंपल। তো ভয় পাস কেন? কোনো কিছুতে তো ভয় পাবি। ভয় আছে, সবার আছে, আমারও ভয় আছে। मेरे को इलेक्ट्रिसिटी से डर लगता है। ऐसा लगता है जैसे एक मेरे को ऐसे हाथ देने से मेरे को करंट मत देना। बहुत कोशिश करके थोड़ा बेहतर हुआ है, ठीक है। फ्यूज उड़ जाने से, फ्यूज खोलने से डर लगता है मेरे को। ऐसा लगता है कि खोलने के बाद जो तार वो कॉपर का पकड़ेंगे ना, तो मेरे को लगता है वो नॉर्मल में भी मेरे को शॉक मार देगा, ऐसा फील आता है। बचपन में सब हुआ है क्या? हाँ, बचपन में कुछ लगता है? नहीं झटका इतना नहीं, पापा को भी ऐसा है, शायद जेनेटिक है। मैंने मेरे फैमिली में ऐसा है, मैंने मेरे पापा, मेरे फैमिली में ऐसा है कि वो दिवाली के टाइम पे जो जो लाइट लगाया जाता है ना, उसको लगाने के लिए हम लोग बाहर से इलेक्ट्रिशियन बुलाते थे, तब जाके हम लोग लाइट जला सकते थे।
मैंने हम लोग उतना भी लाइट को नहीं कर सकते, और मेरे को भी ऐसा लगता था कि ये पॉसिबल नहीं है। आजकल तो कर लेता हूँ मैं, ठीक है, वो डर धीरे धीरे खत्म हुआ। मेरे घर में सर हो जाता है किसी किसी का, लेकिन कोशिश करो तो उससे भी उभर सकते हो। हाँ, किसी किसी को हाइट से लगता है, मेरे को उतना नहीं है। तो सर लगा था बचपन में झटका तब तक डर लगता। अच्छा, ships and aircrafts operated by the residents of the country between two or more countries, ठीक है, ships and aircrafts operated by the residents of the country between two or more country, ये भी जीडीपी का पार्ट हो जाएगा। कॉमर्शियल जो चलता है, तो पॉलिटिकल पॉलिटिकल मैप ही तो ड्रॉ कर रहा था, फ्रंटियर माने बॉर्डर। अच्छा, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग दो डेफिनेशंस है, जीडीपी एट करेंट प्राइस एंड जीडीपी एट क्या कांस्टेंट प्राइस। बहुत वाइटल दो पॉइंट है, जीडीपी एट करेंट प्राइस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। क्या होता है, इसको प्याज से समझा दे। ऑनियन, ऑनियन अभी क्या रेट चल रहा है ऑनियन का, एनीवन हैव आइडिया? 80। अगर प्याज का रेट 80 रुपीज केजी चल रहा है, डू यू थिंक इट्स अ नॉर्मल रेट, एक्सपेंसिव? अभी तो सर इतना रेट हो ही जाता है। बट रेट चुप है, प्याज का जो नेचुरल रेट होता है उसके हिसाब से 80 रुपीज केजी ज्यादा है कि कम है? अभी ज्यादा है। अब फिर से अभी ज्यादा है। ज्यादा है। अगर 80 चल रहा है तो मुझे इतना बताओ कि ये ज्यादा चल रहा है कि कम चल रहा है? नॉर्मल में प्याज का दाम एवरेज में कितना चलता है? 50-55 से 40 40-50 के बीच में रहता है ना, तो डबल चल रहा है। अब मानो आज के रेट में प्याज जो प्रोडक्शन हो रहा है वो भी जीडीपी में काउंट होगा। हेलो, अब तुम अगर आज के रेट में जीडीपी काउंटिंग करने बैठ जाते हो तो तुम 80 करके दाम पकड़ोगे कि 40 करके दाम पकड़ोगे? लेकिन 80 तो ऑलवेज नहीं रहता है, लेकिन मार्केट वैल्यू तो 80 का है। तो ये कैलकुलेशन करेंट में आएगा, और जो मैक्सिमम टाइम पे रहता है उसे कहते हैं बेस प्राइस, बेस वैल्यू माने वही उसका नॉर्मल है, ठीक है, इसे कहते हैं कांस्टेंट प्राइस। समझ गए? चलो, अब यही चीज लिखा हुआ है थोड़ा किताबी ढंग से, जीडीपी एट करेंट प्राइस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। अब ये सिर्फ प्याज का बात नहीं है, जो भी चीजें हैं अगर वो अपने नॉर्मल प्राइस से बढ़ा हुआ दाम पे है तो उसके लिए करेंट प्राइस का एक हिसाब लगा लेगा। अगर मानो बाद में 3 साल बाद या 2 साल बाद फिर से मानो कैलकुलेशन हो रहा है और ये 80 के नीचे प्याज आया ही नहीं, तो प्याज का नेक्स्ट बेस प्राइस 80 हो जाएगा, बिकॉज ये प्रोलॉन्ग पीरियड तक रह गया। इसका मतलब चांसेस वेरी लो कि वो अपने 80 के रेंज से नीचे आएगा, ठीक है। लेकिन जब तक ये कॉन्स्टेंटली पता नहीं चलता तब तक तुम उसको कॉन्स्टेंट में नहीं डाल सकते, ठीक है। GDP can be estimated at current price and the constant price. If the domestic product is estimated on the basis of the prevailing price, it is called gross domestic product at current price, ठीक है। और कैलकुलेशन भी उसी हिसाब से होगा, डेटा गवर्नमेंट के पास होता है। Constant में क्या बोला? If GDP is measured on the basis of the some fixed price, that is price prevailing at a point of time or in some base year. जैसे नॉर्मली बेस ईयर गवर्नमेंट डिसाइड कर लेते हैं कि किस टाइम पे प्रोडक्ट प्राइस रीजनेबल रेंज पे था, जैसे कोरोना पीरियड में दाम वगैरह इधर उधर हो गया था, तो क्या कोरोना को हम लोग जीडीपी प्राइस के हिसाब से अगर कैलकुलेट करते हैं क्या वो सही दाम दिखाता है? नहीं ना, तो क्योंकि वो बहुत ही एबनॉर्मल सिचुएशन था। तो अगर 2020-21 का टाइम पीरियड एबनॉर्मल था तो नॉर्मल क्या हो सकता है? 18-19 या 17-18, गवर्नमेंट देख लेगा हिसाब लगा के कि बेस ईयर किसको माना जाए, ठीक है। तो फिर बेस एक को बेस रख के उसका बेस प्राइस के हिसाब से जो आएगा उसको बोलेंगे जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, और जो करंट सिचुएशंस में अगर चल रहा है तो उसको बोल देंगे कि जीडीपी एट करंट प्राइस, ठीक है। इतना सही करते हैं सर। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, व्हाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी नो प्रोविजन इज मेड फॉर डिप्रिसिएशन अलाउंस, आल्सो कॉल्ड कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। जिसको हम लोग डिप्रिसिएशन बोल रहे हैं, क्या था मैं बोल दिया था, इसको कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस भी बोलते हैं। माने गुड्स धीरे धीरे एसेट वाला चीज है, कैपिटल गुड्स है, मशीन्स है, मोबाइल टाइप की एनी चीज है, वो धीरे धीरे क्या होता है
कम होता रहता है तो उसका एक अलाउंस बने, जितना खर्च होता जाएगा वैल्यू गिरता जाएगा। तो डिप्रिसिएशन अलाउंस आल्सो नोन एज, इकोनॉमिक के भाषा में बोलते हैं कि कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। ये कई बार क्वेश्चन में रहेगा तो समझ लेना कि डिप्रिसिएशन का ही बात कर रहा है। In such a situation, gross domestic product will not reveal complete flow of goods and service through various sectors. माने एनडीपी में क्या करेंगे, जीडीपी से डिप्रिसिएशन को अलग कर देंगे, माने प्रोविजंस मेंटेन कर देंगे। जितना मेरा जीडीपी हो रहा है उससे आप डिप्रिसिएशन का भी एक हिसाब लगाओ कि हर एसेट का डिप्रिसिएशन एक रेट होता है, वो सरकार डिसाइड कर लेते हैं कि मशीन होगा तो 15%, घर होगा तो 10%, घर कहाँ है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। पानी के अंदर घर होगा तो ज्यादा डिप्रिशिएट करेगा, पानी के ऊपर घर होगा तो कम डिप्रिशिएट करेगा, घर के अंदर मशीन चलेगा तो डिप्रिशिएट ज्यादा करेगा, पीजी के लिए देगा तो ज्यादा डिप्रिसिएशन, रहने के लिए है तो कम डिप्रिसिएशन। इस तरह से वो करते हैं। कहाँ पता चलेगा, आ जाओ इंटरमीडिएट लेवल में, टैक्स में सिखा देंगे। ठीक है, जल्दी पास करो, सब मौका मिलेगा सीखने। ये जैसे एक ऐसे फील्ड में घुसे हो ना, तहस नहस करके रखेंगे। ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटिंग या कंपनी सेक्रेटरी जो भी पढ़ रहे हो, ये नॉलेज का सागर है, बस तैरना आना चाहिए और तैरने के लिए पेशेंस और इच्छा होना चाहिए। ऐसा कोई चीज नहीं है जिसका जवाब आपको नहीं मिले, और सिर्फ जवाब ही नहीं, विद माने थॉरो एडुकेशन। शॉर्टकट नहीं है, जंपिंग नहीं है, इसको छोड़ दे इसको हटा दे, ऐसा नहीं है। समझ गए सर? तो यहाँ पर एनडीपी में क्या होगा, फॉर्मूला भी देखो, रट्टा मत लगाओ, जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन आ जाएगा एनडीपी, दे दिया। मैं कल बोला था ना, कॉन्सेप्ट से ही फॉर्मूला डेवलप होता है। आप फालतू में जबरदस्ती फॉर्मूला रटते रहते हो। इतना देर बाद चालू हो गया। अच्छा सुन लो सर, पेन ठीक करने जाएंगे, देखिए जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। माने जो देश में कमा रहे हैं और जो विदेश से कमा के ला रहे हैं और जो विदेशियों को दे रहे हैं, उसका एडजस्ट। माने हम लोग जब फॉरेन से कुछ कमा के लाएंगे और जो लोग फॉरेनर इधर हैं उनको भी तो कुछ पे कर रहे हैं, तो एडजस्टमेंट कर लेंगे। अगर विदेशी को ज्यादा दे रहे हैं और बाहर से खुद कम कमा के ले रहे हैं तो फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एनएफआई बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एनएफआई। ठीक है, और अगर हम लोग बाहर से ज्यादा कमा के लाते हैं और विदेशी को कम देते हैं तो पॉजिटिव, अच्छा बात है। तो जो भी आपका जीडीपी होगा उसके साथ जब आप एनएफआई को ऐड कर दोगे तो उसको बोलते हैं जीएनपी। वही बात लिखा है, इनकम क्या लिखा, द फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम अर्न्ड बाय नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, माने विदेशी लोग जो इधर है, ठीक है, फ्रॉम द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। तो फॉर्मूला कैसे बन गया, जीएनपी इक्वल्स टू जीडीपी प्लस एनएफआई। दिमाग में घुस रहा है ना? বলছি এখানকার যারা নন রেসিডেন্ট ফরেনার্স তাদেরকে আমরা কি দিতে পারি? और এখানে চাকরি করতে আসে না, इंडिया में कोई फॉरेनर काम करने नहीं आता है। अच्छा सैलरी दे दी, सैलरी देते हैं, वेजेस देते हैं, फीस देते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं। विदेशी कंपनी काम नहीं करती इंडिया में, तो विदेशी कंपनी का जो भी लोग इधर आ रहे हैं उनको कुछ पेमेंट नहीं करते हम लोग। और हमारे लोग बाहर में अमेरिका में झंडा नहीं गाड़ते हैं। बंगालीज तो अपने घर के बाहर अमेरिका ही जानते हैं और लंदन जानते हैं और कुछ नहीं जानते। तुम पूछो बिहार कहाँ है, तेलंगाना कहाँ है, बंगालीज नहीं बोल पाएगा। हायर एजुकेटेड बंगालीज का बात करो, सो कॉल्ड हायर एजुकेटेड बंगालीज को पूछो, सॉल्ट लेक में जो लोग नॉर्मली रहते हैं उनको पूछो जाके कि भाई डू यू नो महाराष्ट्र, डू यू नो एनी काइंड ऑफ बंगाल का कोई डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछो, पुरुलिया, बांकुड़ा। सॉल्ट लेक जानते हैं, कोलकाता जानते हैं और सीधा लंदन और अमेरिका जानते हैं। तुमको एकदम अमेरिका का डिस्ट्रिक्ट गिना देगा, वेस्ट बंगाल का डिस्ट्रिक्ट गिनाने के लिए 10 बार सोचेगा। आई एम नॉट जोकिंग, इट्स हार्ड टू ट्रूथ। मैंने इस तरह से बात करके देखे हैं, ठीक है, तभी मैं बोल रहा हूँ, कोई ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। क्या भाई ये अच्छा है कि बुरा है, आई डोंट नो, जो देखा मैं বাড়াতে 90% বাড়ি आई नो दैट, इसलिए मैं सॉल्ट लेक का नाम लिया। গ্র্যান্ডপেরেন্টস বা পেরেন্টস থাকে তারপরে একজনের হয় लंदन में था कि ना अमेरिका से। सॉल्ट लेक का आधा से ज्यादा घर खाली है, कोई नहीं रहता, भूत रहता है सॉल्ट लेक। रेंट में है और केयर टेकर, रेंट पे जा रहा है। अच्छा रेंट पे सस्ता पे ছেলে ছেলে থাকে তার বাবার বা মার ডেথ হয়ে গেছিল, কেয়ারটেকার মানে মুখে আগুন দেওয়া হয়, केयर टेकर दिए। লাস্ট রাইট সব পারফর্ম করেছে, তো ভিসা পাইনি বলে আসতে बिल्डिंग
सुनो, आगे को plus माँ बाप मर गया है, बच्चा अमेरिका में रहते हैं, ठीक है, आग केयर टेकर दे रहा है, बच्चा को वीजा नहीं मिला, माँ बाप को लास्ट रिचुअल्स भी नहीं एक ही follow कर मिनट रहा है। है। ठीक है, ये है हमारा बंगालीज का, हायर एजुकेटेड बंगालीज का सिचुएशन जो है वो मैं बोला, ठीक है, हर तरह का बंगालीज है, मैं हायर एजुकेटेड बंगालीज का बात बोला कि क्या हालत है, और शॉर्टली उसका प्रमाण है, जीता जागता। अच्छा लगे बुरा लगे अलग बात है, मैं तो जो सामने दिखता हूँ वो बोलता हूँ, ठीक है। तो ये नहीं बोल रहा कि आप फॉरेन मत जाओ, ठीक है, फॉरेन तो जाते ही हैं, है ना, नासा में मैक्सिमम साइंटिस्ट इंडियंस ही काम करते हैं, बंगालीज एंड साउथ इंडियंस, है ना। और अभी डेमोक्रेटिक का सबसे बड़ा प्रीचर कौन है, ये ट्रम्प पार्टी का विवेक रामास्वामी। ये ट्रम्प का जो पार्टी है, इसका सबसे बड़ा पॉलिटिकल मार्केटर, मिनिस्ट्री का पोस्ट भी मिला है, और जो मार्केटिंग किया है वो विवेक रामास्वामी है। सुने हो कभी उनको गूगल यूट्यूब में, सुना करो, उसका पीक सुनोगे ना माथा खराब हो जाएगा, क्या गजब का वो ऐसा कर सकती है। एनी काइंड ऑफ डिबेट क्या बोलेगा। और मैड मैड हिंदू, मैंने हर चीज में हिंदू वाला कॉन्सेप्ट को अमेरिका को जबरदस्ती थोपता रहता है। हाँ, और उसको आके अमेरिकन लोग ये वो बोलता है और सबको एकदम सैवेज रिप्लाई देते हैं। एक्यूरेट हो जाएगा, चुप हो जाएगा। इतना लॉजिक देगा ना, और अपने उनके एक्सेंट में बताते हैं एकदम प्योरली, मतलब अमेरिकन का भी खुद का एक्सेंट इतना अच्छा नहीं है, विवेक रामास्वामी के एक्सेंट सुनोगे पागल हो जाओ। मैं तो पॉज करके स्लो करके सुनता हूँ। सर लेकिन पता है सर, जो कमला हैरिस और जो ट्रम्प का जो डिबेट हो रहा था, तो उससे ट्रम्प हार गया था डिबेट। और रामास्वामी बाद में आके नहीं, कमला हैरिस जो ट्रम्प में जो डिबेट हुआ ना सर, हम्म। उसमें ट्रम्प हार गया। तो जो बाइडेन से जो ट्रम्प का हुआ था, तब जो बाइडेन का मतलब डिबेट में कुछ बोल नहीं पा रहा था जो बाइडेन जैसे ही सुना था। लेकिन जो कमला और जो ट्रम्प में हुआ, एकदम सर कमला उसको मुंह बंद कर दिए। अच्छा, वो तो मैं देखा नहीं, ठीक है देखूंगा। अच्छा एनएनपी देख, नेट नेशनल प्रोडक्ट फाइनल पॉइंट है, एनएनपी इक्वल्स टू जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन, ऐसा करके भी एनएनपी आ जाता है। और एक्चुअली एनएनपी क्या है, इट कैन बी डिराइव्ड बाय सब्सट्रैक्टिंग डिप्रिसिएशन अलाउंस फ्रॉम जीएनपी, ठीक है। इट कैन आल्सो बी फाउंड बाय एडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, माने नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हम लोग पहले कैलकुलेट किए थे, उसके साथ अगर आप फॉरेन इनकम को ऐड कर दो तो भी आपको एनएनपी मिलेगा। अब क्या है ना, एग्जाम सिचुएशंस पे कौन सा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहेगा उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, मैंने दोनों फॉर्मूले से ही तुम एनएनपी में पहुंच सकते हो। और एनएनपी जो है नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये एक्चुअली नेशनल इनकम का मैंने सबसे पॉपुलर फॉर्मूला माना जाता है, NNP माने नेट नेशनल प्रोडक्ट GNP माइनस डिप्रिसिएशन, या फिर एनडीपी प्लस एनएफआई, ठीक है। और एक आता है नेट कम्युनिटी सर, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये कम्युनिटी वाला से था, इधर पे ये वाला एनएनपी कहाँ नेशनल, ऊपर ऊपर से, कमोडिटी कहाँ बोला, ऊपर ऊपर से और ऊपर। ठीक है बाद में देखते हैं, पागल। तो ये वाला सर एनएनपी। ठीक है, तो सुन ले एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट और नेशनल इनकम, बेसिकली नेशनल इनकम का अगर कंप्लीट डेफिनेशन अगर कुछ है तो ये एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट और नेशनल इनकम को बोला जाता है। बोलते हैं कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज द वॉल्यूम ऑफ कमोडिटीज, वही बोल रहा था तुम, वॉल्यूम ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी माने गुड्स एंड सर्विसेज टर्न्ड आउट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, काउंटेड विदाउट डुप्लीकेशंस, काउंटेड विदाउट डुप्लीकेशन पहले ही समझा दिए थे, याद है ना। एंड आल्सो बी डिफाइंड एज द नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट माने एक चीज बन रहा है उसमें थोड़ा वैल्यू एडिशन हो रहा है, जैसे मानो गाड़ी बन रहेगा तो उसमें टायर ऐड होगा, है ना, तो फिर दोनों मिला के गाड़ी का दाम होगा। तो एक एक पर स्टेज में जो वैल्यू ऐड होता है, दूध से दही बनेगा तो दही के दाम पे दूध का दाम भी जुड़ा रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सुनो, आपको दही पसंद नहीं है, चीज तो पसंद है ना, एकदम घिस घिस के पिज्जा के ठूसते रहते हो है ना, ठीक है, टॉपिंग्स क्या बोले, टॉपिंग्स, जोमेटो में ऑर्डर करते पिज्जा टॉपिंग क्या चाहिए, एक्स्ट्रा चीज, ठीक है, वही तो दूध से बनेगा तो उसमें दूध का दाम भी रहेगा, फिर उस पे चीज मैंने चीज बनने का प्रोसेस का दाम आएगा, तो वैल्यू एडिशन इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग, ठीक है। तो ये हो जाता है पर पॉइंट पे जो एडिशन हो रहा है विदाउट एनी डुप्लीकेशन, तब कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट और नेशनल इनकम, मतलब ये प्रॉपर हो गया,
यहाँ पर ना मैं NNPF FC है, NNPF something एनएनपीएट एफसी है, ये दे दिए से एनएनपीएट एफसी इक्वल्स टू नेशनल इनकम, माने उसका मतलब नेशनल इनकम होता है एफआईडी, माने आई थिंक एफआईडी ना फॉरेन, एफआईडी का फुल फॉर्म क्या देना है, फैक्टर इनकम डोमेस्टिक, फैक्टर इनकम डोमेस्टिक माने फैक्टर इनकम माने वही लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप, वो भी इनकम होता है ना, वही तो इनकम है, और क्या इनकम है। फैक्टर इनकम डोमेस्टिक प्लस एनएफआई है, माने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, माने देश के अंदर का इनकम और देश के बाहर का इनकम, दोनों को जोड़ दो तो फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। और फैक्टर इनकम डोमेस्टिक अर्न्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, अच्छा यहाँ पर दे दिया था मैं फालतू में ढूंढा, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझे? अरे एक्चुअली मजा क्या है ना, अब फॉर्मूला में कुछ और बचा नहीं है, मैं सारा पॉइंट पहले ही डिस्कस कर दिया आप लोगों के साथ स्टोरी सुनाते सुनाते। अब बस क्या है, प्लीज थोड़ा सा पढ़ लिया, जैसे डीपीआई डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल डायरेक्ट टैक्सेस, माने आप जो कमाते हो उसके से सरकार को जो इनकम टैक्स दे देते हो, तो जो बचता है उसे डीपीआई कहते हैं। हाँ, মানে সরকারকে ডিরেক্ট ট্যাক্স মানে ইনকাম ট্যাক্স দেওয়ার পরে যেটা বাঁচবে সেটাই হচ্ছে আমার ডিপিআই, ডিসপোজেবল ইনকাম, ठीक है। और पर्सनल इनकम माने पर्सनल इनकम एंड डिस्पोजेबल इनकम आर टू कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम वेरी कॉमनली यूज्ड इन एडवांस कंट्रीज। पर्सनल इनकम मे बी डिफाइंड एज द करेंट इनकम ऑफ द पर्सन और हाउसहोल्ड फ्रॉम ऑल सर्विसेज। पर्सनल इनकम इज नॉट अ मेजर ऑफ प्रोडक्शन, और इसमें से जब तुम डायरेक्ट टैक्स सरकार को भर देते हो इनकम टैक्स, तो बचेगा डिस्पोजेबल। यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज के साथ दिया है, और क्या है ना यहाँ पर ना आपको लास्ट में क्या करता है, अच्छा ये मेथड्स आपको मैं नेक्स्ट दिन ही पढ़ाऊंगा कि नेशनल इनकम को मेजर किया जाता है 3 मेथड से। कल एक मेथड के बारे में बोला था, क्या मेथड बोला था एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, इनकम मेथड को और प्रोडक्शन या सेंसस मेथड, ये 3 मेथड नॉर्मली होते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने। तो ये 3 मेथड जब सिखा देंगे तभी जाके मैं आपको, ये जो किताब में आपको डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन आपको मैं तभी समझा पाऊंगा। देखो आप अभी भी ट्राई कर सकते हो, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होने लगेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने मेन कॉन्सेप्ट दे दिया। आप अगर थोड़ा भी ट्राई करने लगोगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आने लगे, ठीक है। नेक्स्ट दिन आप लोग डायरेक्टली क्वेश्चन में घुस जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए ये जो आज का टॉपिक है इसको कंप्लीट को करना पड़ेगा, तब जाके वो समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू, फिर आज इतना ही है। इसके बाद जिनका मैम का क्लास है बैठ जाओ सर। अस्मिता रोशन আমার ক্লাসে বাই, ম্যামের ক্লাস জয়েন করার জন্য ম্যাম পাঠাবে, লিংক পাঠাবে। Okay, sir. Hi, sir. বাই স্যার। Bye, sir.